हेलो दोस्तों, मैं सचिन अरोड़ा एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं अरोड़ा एजुकेटर के इस ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पे। सो आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आप सब बहुत बढ़िया होंगे। यूपी ट्रिपल एससी एग्जाम का पैटर्न आपको पता है। प्रीवियस ईयर पेपर आप लोग ने देखे हुए हैं कि किस तरीके का पेपर बनता है। आप तैयार हैं पेपर को लेकर, लेकिन कई बार आपको ये डर लगता है कि पेपर काफी टफ ना हो जाए, है ना। ऐसा ना हो जाए कि आउट ऑफ द बॉक्स कुछ पूछ ले यूपी ट्रिपल एससी, है ना। होता है ना, इतना पढ़ लेने के बाद भी आपको लगता है कि ऐसा ना हो एग्जाम में सब भूल जाएं। होता है ना, बॉडी में ऐसी सेंसेशंस होती रहती हैं आपके, लेकिन पिल्स उनको कंट्रोल नहीं करती, उनको आपका माइंड ही कंट्रोल करेगा, है ना। और ये माइंड कंट्रोल कब करेगा? जब आप माइंड से एक बात बोलेंगे कि सिलेक्शन होना ही होना है, चाहे कुछ हो जाए। यानी इस बार सिलेक्शन लेकर रहेंगे। क्यों? क्योंकि जो पेपर अगर टफ होगा तो क्या वो सिर्फ आपके लिए टफ होगा? नहीं, सभी के लिए होगा। आसान होगा तो क्या सिर्फ आपके लिए होगा? नहीं, सभी के लिए होगा। इसका मतलब कि आपका 100% फोकस होना चाहिए पढ़ने पर और एग्जाम में बहुत ही शांत मन से उसको इंप्लीमेंट करने पर। किसी के कहने पर नहीं आना, किसी की बात सुननी नहीं है। सिर्फ अपनी पढ़ाई पर फोकस करते रहिए। जो आपने पढ़ा है उसको बार बार रिवाइज करते रहिए। मॉक टेस्ट देते रहिए जो यहां पर करवाए जा रहे हैं, है ना। क्योंकि बेस्ट अप्रोच है, पूरे एक्सपीरियंस का इस्तेमाल करते हुए ये सेशंस लाए जाते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको लगता है कि ये 1 घंटे का सेशन है, 1.5 घंटे का है, लेकिन इसके पीछे 10-12 साल की मेहनत होती है, एक्सपीरियंस होता है। मानते हैं ना आप इस बात को? तो बस इसी एक्सपीरियंस का यूज करके मैं आपको गाइड करता हूं और आपने जो पढ़ा अपने एक्सपीरियंस का यूज करते हुए आप लोग एग्जाम में बेटर परफॉर्म करेंगे, ये मुझे उम्मीद है, बल्कि विश्वास है ना। और मेरा विश्वास आप तोड़ेंगे नहीं, मुझे मालूम है। यस, तैयार हैं? आज के सेशन में बेस्ट 60 क्वेश्चन, फिर से ये वो क्वेश्चंस हैं जो कि एग्जाम में देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। आइए एक बार देखते हैं किस तरीके का पैटर्न यूपी ट्रिपल एससी रखेगा अपने अपकमिंग एग्जाम्स, जूनियर असिस्टेंट, एजीटीए, जेई, स्टेनोग्राफर जैसे एग्जाम्स को लेकर। हैव अ लुक गाइस। साथ ही साथ अगर आप टॉपिक वाइज पढ़ना चाहते हैं, सिलेबस के अकॉर्डिंग बहुत डिटेल में पढ़ना चाहते हैं, बेसिक से वीडियोस, पीडीएफ, मॉक टेस्ट, एमसीक्यूज की मदद से पढ़ना चाहते हैं और चाहते हैं कि एक बार कंप्लीट कोर्स ज्वाइन कर लें अपकमिंग एग्जाम्स को लेकर, तो आप इस कोर्स से जुड़ सकते हैं। यूपी ट्रिपल एससी का कोर्स, कंप्लीट कंप्यूटर का कोर्स, बेसिक टू एडवांस कोर्स, वीडियोस, पीडीएफ, एमसीक्यूज के साथ ज्वाइन करने के लिए अरोड़ा एजुकेटर एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना होगा गूगल प्ले स्टोर और iOS स्टोर की मदद से, और फिर आप लोग इस कोर्स से जुड़ सकते हैं। कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन है तो दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप करके मुझे बता सकते हैं। क्लियर है दोस्तों? शुरू करें आज के इस सेशन को। ये देखिए, ये रहा सेशन। ये वो क्वेश्चन है जो कि प्रीवियस सेशन में हमने यानी मैराथन के डे 4 में चलते चलते आप लोगों से पूछा था। क्या? डैश इज अ पैसेज टू कनेक्ट टू नेटवर्क दैट में वर्क ऑन डिफरेंट नेटवर्किंग मॉडल्स। दो नेटवर्क को जोड़ने का मार्ग है जो विभिन्न नेटवर्किंग मॉडल पर काम करता है। डिफरेंट की अगर बात होगी तो आंसर क्या होगा? गेटवे। करेक्ट आंसर इज गेटवे गाइस। और अगर सिमिलर की बात की जाएगी, एक जैसे नेटवर्क को जोड़ने की, तो हम लोग प्राथमिकता किसको देते हैं? ब्रिज को। लेकिन ब्रिज नहीं मिलता तो फिर राउटर के साथ भी चले जाते हैं। क्लियर है? वेरी गुड। अब एक क्वेश्चन और आता है एग्जाम में कि फिजिकल लेयर पर कौन सी डिवाइसेस काम कर रही हैं। तो हम जानते हैं ओएसआई मॉडल में फिजिकल लेयर पहली लेयर होती है और फिजिकल लेयर पर कितनी डिवाइसेस काम करती हैं? 2, हब और रिपीटर। डेटा लिंक लेयर पर कितनी डिवाइसेस काम करती हैं? 3, स्विच, ब्रिज और मॉडम। ये जो मॉडम है ये पहले के समय पर फिजिकल लेयर पर काम करता था, लेकिन अब इसको किस में कन्वर्ट कर दिया गया है? डेटा लिंक लेयर पर, जिस पर मैक एड्रेस काम करता है ना। मैक एड्रेस भी तो डेटा लिंक लेयर पर ही काम करता है। वेरी गुड।
नेटवर्क लेयर जिस पर आईपी एड्रेस काम करता है, और इसी पर आपका राउटर काम करता है। क्योंकि आईपी एड्रेस को फॉरवर्ड करने का काम किसका है, पैकेट्स को फॉरवर्ड करने का काम किसका है, तो आंसर है राउटर का। और नेटवर्क लेयर पर क्या है, राउटर। बाकी कितनी लेयर्स बच गई, 4 लेयर। ट्रांसपोर्ट, सेशन, प्रेजेंटेशन और एप्लीकेशन, इन चारों पर गेटवे काम करता है। ट्रांसपोर्ट लेयर गेटवे, सेशन लेयर गेटवे, प्रेजेंटेशन लेयर गेटवे और एप्लीकेशन लेयर गेटवे। लेकिन अगर एग्जाम में यह क्वेश्चन पूछें कि ऐसी कौन सी नेटवर्किंग डिवाइस है जो कि सभी लेयर पर काम करती है या काम कर सकती है, तो इस केस में आंसर गेटवे होगा। क्योंकि जरूरत पड़ने पर गेटवे जो है वो प्राइवेसी के पॉइंट ऑफ व्यू से, सुरक्षा प्रदान करने के पॉइंट ऑफ व्यू से सातों लेयर पर काम कर सकती है। क्लियर, बात समझ में आ गई। हब, रिपीटर, फिजिकल, स्विच, ब्रिज, मॉडेम, डेटा लिंक, राउटर, नेटवर्क, गेटवे, 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 यानी बाकी के 4 में क्या हो गया, दैट इज गेटवे। क्लियर, आगे बढ़िए। अब एक क्वेश्चन और आता है, फायरवॉल का नाम भी आपने सुना होगा। सारी नेटवर्किंग डिवाइसेस पर हम लोग ने बात कर ली, लेकिन एक नेटवर्किंग डिवाइस रह गई, फायरवॉल। तो आप मुझे यह बताइए कि फायरवॉल किस लेयर पर काम करता है ओएसआई मॉडल में। अगर यह क्वेश्चन आ जाए, क्योंकि यह बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है कि ओएसआई मॉडल में फायरवॉल किस परत पर काम करता है, इसको ऐसे याद रखिए कि फायरवॉल का मतलब जब आग लग जाती है ना, जब आग लग जाती है तो इंसान क्या कहता है, फटाफट 3-4 लोगों को बुला के लाओ और आग को बुझाओ, है ना। अकेले का काम तो है नहीं, तो 3-4 लोगों को बुलाने की बात की जाती है। 3-4 का मतलब लेयर 3 और लेयर 4। अब याद रहेगा ना, लेयर 3 और लेयर 4 पर काम करता है फायरवॉल, 2 लेयर्स पर। लेयर 3 का मतलब नेटवर्क लेयर और लेयर 4 का मतलब ट्रांसपोर्ट लेयर। यानी द करेक्ट आंसर इज लेयर 3 एंड लेयर 4 ऑफ द ओएसआई मॉडल, दैट इज नेटवर्क लेयर एंड ट्रांसपोर्ट लेयर। कोई डाउट? तो जितनी भी नेटवर्किंग डिवाइसेस हैं वो किस लेयर पर काम कर रही हैं, ये आपको पता चल गया। गलत तो नहीं करेंगे ना। और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, फायरवॉल का मेन काम क्या होता है, सिक्योरिटी प्रोवाइड करना, अनऑथराइज्ड एक्सेस से एक तरीके से रोकना। फायरवॉल का मतलब आग की दीवार, है ना, ये अनऑथराइज्ड एक्सेस से रोकने का काम करती है। ये अटैक से बचाने का काम करती है ना। जो वायरस अटैक होते हैं, जो अलग अलग तरीके के अटैक होते हैं, उनसे बचाने का काम करती है, दैट इज फायरवॉल। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का कॉम्बिनेशन होती है फायरवॉल। यस, वेरी गुड। नेक्स्ट, आज के सेशन का पहला क्वेश्चन ये रहा, व्हाट नेम इज गिवन टू अ प्रोग्राम इन एग्जीक्यूशन इन टर्म्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम के संदर्भ में किसी प्रोग्राम को निष्पादन हेतु क्या नाम दिया जाता है, बताओ जरा क्या होगा इसका आंसर। हम जानते हैं प्रोग्राम इन एग्जीक्यूशन, प्रोग्राम को निष्पादन का मतलब क्या होगा, प्रोसेस होगा। यानी इसका करेक्ट आंसर क्या है, प्रोसेस है। ऑपरेटिंग सिस्टम में प्रोग्राम और प्रोसेस में क्या डिफरेंस होता है, आइए समझाते हैं। मान लेते हैं कि आपके मोबाइल में बहुत सारी एप्लीकेशन इंस्टॉल हैं, है ना, बहुत सारी एप्लीकेशन है अलग अलग तरीके की। फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, एक्स है, ट्विटर जिसको आप बोलते हैं, है ना, व्हाट्सएप है, बहुत सारी तमाम तरीके की हैं। जब उन एप्लीकेशन को आप इंस्टॉल कर देते हैं तो वो क्या है, प्रोग्राम। लेकिन जब उन एप्लीकेशन पर आप क्लिक करके ओपन करते हैं तो वो बन जाता है प्रोसेस। समझ में आ गई बात। यूट्यूब वाली ऐप है ना आपके मोबाइल में, जो एप्लीकेशन आपके मोबाइल या कंप्यूटर में है वो कहलाती है प्रोग्राम। लेकिन जब आप उस पर क्लिक करते हैं तो वो बन जाता है प्रोग्राम इन एग्जीक्यूशन, दैट इज कॉल्ड प्रोसेस। क्लियर है। अब प्रोसेस से ऑपरेटिंग सिस्टम में क्वेश्चन आता है क्या, कि प्रोसेस लाइफ साइकिल क्या होती है। यानी जो प्रोसेस होता है वो कैसे अपने आप को एग्जीक्यूट करता है, कैसे ओपन होता है। तो याद रखिएगा कि प्रोसेस लाइफ साइकिल की जब बात होगी एग्जाम में, तब इसमें 5 स्टेजेस होती हैं।
कितने स्टेप होते हैं, कितने चरण होते हैं? तो आंसर है 5। कौन कौन से? NRRWT। कैसे याद रखेंगे? NRRWT मतलब पहला स्टेज है न्यू स्टेज, दूसरा स्टेज है रनिंग स्टेज, रेडी स्टेज है ना, सेकेंड इज द रेडी, थर्ड इज द रनिंग, फोर्थ इज द वेटिंग स्टेज, W फॉर वेटिंग और ब्लॉक्ड, एंड T फॉर द टर्मिनेशन, T फॉर द टर्मिनेट या टर्मिनेशन। यानी PLC प्रोसेस लाइफ साइकिल को कितनी स्टेजेस में दोस्तों बांटा गया? आंसर है 5। न्यू, R का मतलब रेडी, R का मतलब रनिंग, फिर W का मतलब वेटिंग स्टेज या वेट, या T का मतलब टर्मिनेटिंग या टर्मिनेट। कितने हो गए टोटल? 5। अब इनका मतलब क्या है जरा समझ लो। न्यू का मतलब जब कोई प्रोसेस, जब कोई सॉफ्टवेयर हार्ड डिस्क में होता है, जब आप क्लिक नहीं करते उस पर, जब आप उसको इंस्टॉल करते हैं तो वो न्यू है। जब आपने उसको क्लिक किया तो वो हार्ड डिस्क से कहां पर आ गया? रैम में। ये हो गया आपका रेडी स्टेट। जब आपने क्लिक कर दिया तो वो एग्जीक्यूट हो गया, ओपन हो गया, और ओपन होने का मतलब वो कहां पर आ चुका है? रैम में, जिसको रेडी स्टेट बोलते हैं। रनिंग का मतलब अब वो एग्जीक्यूट होना शुरू हो चुका है, अब वो सीपीयू के अंदर चला गया, दैट इज कॉल्ड रनिंग स्टेज। जब सीपीयू के साथ प्रोसेसिंग करना स्टार्ट कर देता है तो उसे बोलते हैं रनिंग स्टेज। वेटिंग का मतलब होता है ब्लॉक करना। कोई भी प्रोसेस ब्लॉक कब होता है? जब उससे बड़ा प्रोसेस आ जाता है ना, जब किसी प्रोसेस की प्रायोरिटी ज्यादा होती है। जैसे आप काम कर रहे थे अपने मोबाइल में, मोबाइल की बैटरी बंद हो गई, चार्जिंग खत्म हो गई, तो क्या वो वेटिंग में हो जाएगा? क्या वो ब्लॉक हो जाएगा? जी हां। या कोई बड़ा प्रोसेस की रिक्वेस्ट आ गई सीपीयू के पास, तो वो पहले वाला प्रोसेस वेटिंग में चला जाएगा, है ना। इसे राउंड रॉबिन भी बोलते हैं हम लोग, राउंड रॉबिन अप्रोच, जहां वेट करता है अप टू द सर्टेन एक्सटेंट प्रोसेस। और फिर होता है टर्मिनेट। टर्मिनेट करने का मतलब कि प्रोसेस अपना काम खत्म कर चुका है, जिस काम के लिए वो चला था वो काम खत्म हो गया, दैट इज कॉल्ड अ टर्मिनेट। तो हमें याद क्या रखना है कि प्रोसेस लाइफ साइकिल की कितनी स्टेजेस होती हैं? 5। NRRWT, न्यू, रेडी, रनिंग, वेटिंग और टर्मिनेट। क्लियर? वेरी गुड। नेक्स्ट, व्हाट आर द 2 मेजर फाइल सिस्टम इन माइक्रोसॉफ्ट विंडोज? फाइल सिस्टम अलग अलग तरीके के होते हैं। कह रहा है माइक्रोसॉफ्ट विंडोज में 2 प्रमुख फाइल सिस्टम कौन से हैं? FAT32 या NTFS, HFS या UFS, XFS या EXT3, UDF या ZFS, या नन ऑफ दीज? या आता है बताएंगे नहीं? वेरी गुड। विंडोज किसका प्रोडक्ट है? माइक्रोसॉफ्ट का। विंडोज का लेटेस्ट वर्जन कौन सा है? विंडोज 11। और विंडोज काम करता है 2 फाइल सिस्टम पे, एक FAT32 और एक NTFS। मतलब कितना, क्या इसका सही आंसर होगा? फर्स्ट वन, FAT32 और NTFS। फैट का मतलब होता है फाइल एलोकेशन टेबल, और NTFS का मतलब होता है न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम। विंडोज के जितने भी लेटेस्ट वाले वर्जन है ना, वो सब किसका यूज करते हैं? NTFS का। विंडोज NT से लेकर आगे वाले वर्जन, और पुराने वाले वर्जन यूज करते हैं फैट का, यानी फाइल एलोकेशन टेबल का। समझ में आ गई बात? वेरी गुड। नेक्स्ट, विच फाइल सिस्टम इज कॉमनली यूज्ड इन विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम? कह रहे विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में आमतौर पर किस फाइल सिस्टम का प्रयोग होता है? क्या यह क्वेश्चन कुछ ना कुछ वैसे ही है जैसे पहले वाला था? जी हां। और हमने देखा विंडोज कितने फाइल सिस्टम पे काम करता है? 2, फैट और NTFS पर। यहां पर ऑप्शन में क्या गिवन है? क्या FAT32 कहीं गिवन है? नहीं। क्या NTFS गिवन है? हां। सो द करेक्ट आंसर इज NTFS। इसका मतलब कि ऑप्शन बदल सकते हैं एग्जाम में, लेकिन क्या कॉन्सेप्ट बदलेगा? जी नहीं, है ना। आंसर या तो FAT32 होगा या NTFS होगा विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के केस में। वेरी गुड। नेक्स्ट, डैश इज एन एल्गोरिथम डेवलप्ड बाय गूगल टू रैंक वेब पेजेस इन सर्च इंजन रिजल्ट। डैश सर्च इंजन परिणामों में वेब पेजों को रैंक करने के लिए गूगल द्वारा विकसित एक एल्गोरिथम है।
एल्गोरिथम का मतलब क्या होता है ना, पहले तो ये समझो, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, इन सब में एल्गोरिथम होगा ही होगा। एल्गोरिथम का मतलब होता है स्टेप बाय स्टेप ऑफ प्रोसेस ऑफ डूइंग समथिंग, किसी काम को करने का स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस एल्गोरिथम कहलाता है। जैसे अगर मैंने कहा कि आपको एक चाय बनानी है ना, तो उसकी एल्गोरिथम लिखिए, तो आप कैसे लिखेंगे? स्टेप 1, सबसे पहला स्टेप क्या होगा कि आप कोई फ्राई पैन लेंगे जिसमें आपको वो चाय बनानी है, स्टेप 1 है ना, पिक अ फ्राई पैन। दूसरा, अब आपको फ्राई पैन को कहां रखना है? गैस के ऊपर, तो पुट दैट फ्राई पैन ओवर दी गैस, गैस पे रख दिया, दूसरा स्टेप। तीसरा स्टेप, अब उसमें आप पानी डालेंगे, पोर दी वाटर, है ना, फिर आपने गैस ऑन कर दी, ओपन दी गैस, इस तरीके से स्टेप होगा ना, इसी को बोलते हैं एल्गोरिथम, द स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस ऑफ डूइंग एनीथिंग। एल्गोरिथम के बाद बनाया जाता है सॉफ्टवेयर में फ्लो चार्ट, है ना, जो कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है उसी चीज का, उसको ग्राफिकल मेथड में बोलते हैं। तो गूगल टू रैंक वेब पेजेस, किस एल्गोरिथम का गूगल यूज करता है रैंक करने के लिए वेब पेजेस को? आप लोग देखते हैं जब आप गूगल पर कुछ भी सर्च करते हैं, कुछ चीजें पहले पेज पर आती हैं, कुछ दूसरे पेज पर आती हैं, कुछ तीसरे पेज पर आती हैं। ये गूगल के एल्गोरिथम डिसाइड करती है कि किस कंटेंट को कौन सी रैंक देनी है, और इस एल्गोरिथम को बोलते हैं पेज रैंक। मजेदार बात यह है कि यहां पर जितनी भी एल्गोरिथम आपके सामने हैं वो सब गूगल की ही एल्गोरिथम है, लेकिन अलग अलग काम के लिए इस्तेमाल हो रही हैं। रैंक ब्रेन गूगल की है, पांडा गूगल की है, पेंगुइन गूगल की है, हमिंग बर्ड गूगल की है, लेकिन रैंक करने के लिए वेब पेजेस को जो एल्गोरिथम है उसका नाम क्या है? पेज रैंक। क्लियर? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन। ये क्वेश्चन उल्टा भी पूछते हैं कि पेज रैंक का इस्तेमाल क्यों किया जाता है, तो आंसर है गूगल में वेब पेजेस को रैंक करने के लिए इस एल्गोरिथम का इस्तेमाल करते हैं। कर लेंगे ना दोनों तरीके से? बहुत बढ़िया। नेक्स्ट, डैश इज अ हाईली ट्रस्टेड इंक्रिप्शन एल्गोरिथम यूज्ड टू सिक्योर डेटा बाय कन्वर्टिंग इट इनटू एन अनरीडेबल फॉर्मेट। मतलब डैश एक अत्यधिक विश्वसनीय इंक्रिप्शन एल्गोरिथम है जिसका उपयोग डेटा की अपठनीय प्रारूप में परिवर्तित करके सुरक्षित करने के लिए करते हैं। अब देखो क्वेश्चन में हमें मोटा मोटा दिख रहा है क्या? इंक्रिप्शन एल्गोरिथम, यानी वो एल्गोरिथम जो कि चीजों को इनक्रिप्ट करती है। इनक्रिप्ट का मतलब सिक्योर करती है ना, किसी दूसरी भाषा में कन्वर्ट कर लेती है और उसे सिक्योर कर देती है। क्रिप्टोग्राफी, इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन के कॉम्बिनेशन को क्या बोलते हैं? क्रिप्टोग्राफी बोलते हैं। तो कह रहे इंक्रिप्शन एल्गोरिथम का नाम बताइए जो कि डेटा को सिक्योर करती है और सबसे ज्यादा ट्रस्टवर्दी है। आंसर है AES, एडवांस्ड इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड। ये जो एल्गोरिथम है ये सबसे ज्यादा ट्रस्टवर्दी है और इंक्रिप्शन एल्गोरिथम की कैटेगरी में आती है ना। वैसे तो बहुत सारी एल्गोरिथम है, लेकिन सबसे ट्रस्टवर्दी जो है वो कौन सी है दोस्तों? AES, एडवांस्ड इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड। समझ में आ गया? तो जब कभी भी क्वेश्चन में ट्रस्टवर्दी की बात होगी, इंक्रिप्शन की बात होगी, डेटा सिक्योर करने की बात होगी, तो आंसर क्या हो जाएगा? AES, एडवांस्ड इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड। आइए जरा इसको डिटेल में समझते हैं। कह रहे हैं टाइप्स ऑफ क्रिप्टोग्राफी एल्गोरिथम। जो क्रिप्टोग्राफी वाली एल्गोरिथम है उसका काम क्या है? इनक्रिप्ट करना और डिक्रिप्ट करना, है ना। यही काम होता है इंक्रिप्शन एल्गोरिथम का या डिक्रिप्शन एल्गोरिथम का या क्रिप्टोग्राफी एल्गोरिथम का। ये दो तरीके की होती है, एक सिमेट्रिक और एक एसिमेट्रिक। टोटल सिमेट्रिक और एसिमेट्रिक मिला के 7 एल्गोरिथम होती है ना। बताया हुआ है आपको टोटल कितनी होती हैं? 7। 3 आती हैं सिमेट्रिक में और 4 आती हैं एसिमेट्रिक में। सिमेट्रिक की एल्गोरिथम कौन कौन सी होती हैं? AES जो अभी मैंने आपको बताई, एडवांस्ड इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड। दूसरी DES जो ATM मशीन में यूज की जाती है सिक्योरिटी के लिए, डेटा इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड। तीसरी होती है ब्लोफिश। ये तीनों एल्गोरिथम सिक्योर करती हैं किसी भी डेटा को, है ना। जैसे ATM मशीन को अगर सिक्योर करना है तो हम DES का प्रयोग करते हैं, डेटा इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड। लॉकर को अगर हमें सिक्योर करना है
तो वहां ब्लोफिश का यूज होता है ना। ऑनलाइन जितनी भी ट्रांजैक्शन होती हैं वो ब्लोफिश पे काम करती हैं। तो ऐसी अलग अलग एल्गोरिथम अलग अलग चीजों के लिए बनाई गई। तो सिमेट्रिक पर कितनी काम कर रही हैं? 3, एईएस, डीएस और ब्लोफिश। जबकि एसिमेट्रिक पर काम कर रही हैं 4। कौन कौन सी 4? आरएसए, राइवेस्ट, शमीर, एडलमैन। 3 लोगों ने मिलकर बनाई थी, राइवेस्ट ने, शमीर ने और एडलमैन ने। और इनके पहले नाम से इसको रख दिया गया, दैट इज कॉल्ड आरएसए। दूसरी एसिमेट्रिक एल्गोरिथम डिफी-हेलमैन। तीसरी एसिमेट्रिक एल्गोरिथम दैट इज टू फिश, 2 मछलियों वाली टू फिश एल्गोरिथम। और चौथी एसिमेट्रिक में आती है एलिप्टिक कर्व क्रिप्टोग्राफी। एलिप्टिक कर्व क्रिप्टोग्राफी, ये नाम याद रखिएगा। सिमेट्रिक में कितनी? 3, एसिमेट्रिक में कितनी? 4, टोटल कितनी? 7। एडवांस्ड इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड सिमेट्रिक वाली, डीएस डेटा इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड सिमेट्रिक वाली, ब्लोफिश सिमेट्रिक, आरएसए राइवेस्ट, शमीर, एडलमैन किसमें? एसिमेट्रिक में, डिफी-हेलमैन एसिमेट्रिक, टू फिश एसिमेट्रिक और ईसीसी यानी एलिप्टिव कर्व क्रिप्टोग्राफी ये भी एसिमेट्रिक होती है। क्लियर है? नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 6। डैश इज अ वायरलेस नेटवर्क डिवाइस दैट एक्ट एज अ पोर्टल फॉर डिवाइसेस टू कनेक्ट टू अ लोकल एरिया नेटवर्क। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये तो आएगा ही आएगा। क्या है ये क्वेश्चन? डैश एक वायरलेस नेटवर्क डिवाइस है, यानी ये एक ऐसी डिवाइस है जो वाईफाई नेटवर्क पर काम करती है, वायरलेस है, जो डिवाइसों के स्थानीय क्षेत्र नेटवर्क से कनेक्ट करने के लिए एक पोर्टल के रूप में कार्य करती है। कह रहे इसका इस्तेमाल एज अ पोर्टल किया जाता है। कौन सी है ये? राउटर, मॉडेम, स्विच, एक्सेस पॉइंट या रिपीटर। आप लोग ने कंपनीज, अगर किसी कंपनी में आप काम करते हो या कोई कंपनी पे आप गए हो तो आपने देखा होगा कि उसके सीलिंग में, यानी जो ऊपर बना होता है ना, वहां पर एक एक्सेस पॉइंट लगा होता है, एक एपी लगाई जाती है जो वाईफाई के तौर पर डिवाइसेस से कनेक्ट होती है ना, और नेटवर्क प्रोवाइड करती है ऑफिसेज में या बिल्डिंग्स में। तो दैट इज कॉल्ड एक्सेस पॉइंट यानी एपी। देखो है ना, ऊपर जो सीलिंग होती है वहां पर इसको लगा दिया जाता है और वहां से ये वाईफाई के तौर पर नेटवर्क प्रोवाइड करती है, दैट इज कॉल्ड एक्सेस पॉइंट। तो जब कभी भी क्वेश्चन में वायरलेस नेटवर्क डिवाइस की बात हो रही हो, पोर्टल फॉर डिवाइसेस की बात हो रही हो, लोकल एरिया नेटवर्क कनेक्ट करने की बात हो रही हो, तो आंसर क्या होगा? दैट इज एक्सेस पॉइंट। समझ में आ गई बात? वेरी गुड। नेक्स्ट, व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ अ मैसेज डाइजेस्ट इन क्रिप्टोग्राफी? क्रिप्टोग्राफी में संदेश डाइजेस्ट का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? मैसेज डाइजेस्ट प्रीवियस ईयर के यूपी SSSC में जो हाल ही में पेपर हुए हैं उनमें बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया, लगभग सभी में पूछा गया है मैसेज डाइजेस्ट से। क्या होता है ये मैसेज डाइजेस्ट? बताइए। क्रिप्टोग्राफी में मैसेज डाइजेस्ट का इस्तेमाल क्यों किया जाता है? एक चीज तो आपको पता होगी, सिक्योरिटी के लिए होगा, है ना, क्योंकि क्रिप्टोग्राफी का मतलब ही है सिक्योर करना। लेकिन मैसेज डाइजेस्ट क्या करता है? इसका काम होता है टू क्रिएट अ फिक्स्ड साइज हैश दैट वेरीफाई डेटा इंटीग्रिटी। यानी मैसेज डाइजेस्ट का एक बहुत बढ़िया काम है कि डेटा की इंटीग्रिटी को बना के रखना। ये फिक्स साइज का हैश होता है जो वेरीफाई करता है डेटा की इंटीग्रिटी को। समझ में नहीं आया ना? सही सही बताइए। नहीं आया? वेरी गुड। क्यों नहीं आया? क्योंकि मैंने समझाया ही नहीं, है ना। अभी तो मैंने इसका आंसर पढ़ दिया, अब मैं समझाने लगा हूं। अब सुनिए क्या होता है मैसेज डाइजेस्ट। मान लीजिए कि जीमेल पर आपने एक अकाउंट बनाया, है ना, बनाते हैं ना जीमेल पे अकाउंट बनाने के लिए आपने क्या किया? यूजर नेम, पासवर्ड ये सेट किया। अब आपने जो पासवर्ड रखा, क्या वो पासवर्ड जीमेल को पता है? तो आप कहेंगे हां सर, जीमेल को तो पता ही होगा, क्योंकि जो हमने पासवर्ड बनाया वो जीमेल के अकाउंट में बनाया, तो जीमेल को तो पता ही होगा। या फेसबुक में आपने जो पासवर्ड बनाया, क्या वो फेसबुक को पता है? क्या आपने जो इंस्टाग्राम में पासवर्ड बनाया, क्या वो इंस्टाग्राम को पता है? नहीं पता है। क्यों?
क्योंकि जब आप पासवर्ड बनाते हैं, बनाने के बाद उसमें ऑटोमेटिक हैश जुड़ जाता है। हैश का मतलब कोई भी नंबर अपनी तरफ से सर्वर जोड़ देता है और उसके बाद उसको सेव कर देता है। क्यों? ताकि वो जो पासवर्ड है जो आपने बनाया वो किसी को भी पता ना चले, ना तो सर्वर को ना उस कंपनी को, बस आपको पता हो। अब आप कहेंगे सर अगर मैं ही भूल गया फिर क्या होगा? फिर कुछ नहीं होगा, फिर आपके पास एक फॉरगेट पासवर्ड का ऑप्शन होता है। वहां पर जब आप अपनी डिटेल्स एंटर करते हैं तो आपको नया पासवर्ड बनाने के लिए आ जाता है ना। याद करो, फॉरगेट पासवर्ड पर कभी भी आपको पुराना वाला पासवर्ड नहीं मिलता, हमेशा नया पासवर्ड बनाने के लिए कहा जाता है ना। 2 बार आप लिखते हैं फिर पासवर्ड सेट हो जाता है, आपके मेल पर आ जाता है, ऐसे ही तो होता है, ओटीपी के द्वारा होता है। तो इसे बोलते हैं हैश, और इस पूरे प्रोसेस को बोलते हैं मैसेज डाइजेस्ट, कि आपका मैसेज हजम हो गया। हजम होने का मतलब कि किसी को पता ही नहीं कि आपने जो पासवर्ड बनाया वो क्या है, बस आपको पता है तब तक जब तक आपकी मेमोरी में है। लेकिन अगर आप भूल गए तो फिर वहां पे फॉरगेट पासवर्ड करके कुछ ऑप्शंस आपको देगा कि मोबाइल नंबर एंटर करो, ईमेल आईडी एंटर करो, है ना, ओटीपी आएगा, वहां पर आपको पासवर्ड बनाने को दिया जाएगा, फिर आप मुस्कुराते हुए बना लेंगे। ऐसे ही होता है ना। ये है मैसेज डाइजेस्ट। अब समझो क्या है ये। तो क्रिप्टोग्राफी में संदेश डाइजेस्ट क्या है दोस्तों? क्रिप्टोग्राफी में मैसेज डाइजेस्ट एक फिक्स्ड साइज का निश्चित आकार का आउटपुट होता है जो कि आपके पासवर्ड के साथ में जोड़ दिया जाता है ना। एक फिक्स साइज का क्या बनाया जाता है? आउटपुट। हैश फंक्शन को लागू करके आउटपुट प्राप्त किया जाता है, बिल्कुल सही। जो हमने इनपुट दिया पासवर्ड का, उसके साथ में कोई एक हैश फंक्शन जुड़ जाता है। वो क्या जुड़ता है ना, आबरा का डाबरा टाइप कुछ भी जुड़ जाता है, और एक पासवर्ड टाइप का सेव हो जाता है किसी अलग भाषा में, है ना, जिसको रीड कर पाना पॉसिबल नहीं होता। इसका मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना होता है कि डेटा को ट्रांसमिशन के दौरान बदला नहीं गया है, यानी डेटा की इंटीग्रिटी बनी रहे, है ना। क्या आपने उस पासवर्ड को बदला? नहीं, आपने पासवर्ड के साथ में कुछ हैश मिला दिया और वो इनक्रिप्ट हो गया, यानी सिक्योर हो गया। वो बदला नहीं, वो सिक्योर हो गया। तो कह रहा है इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? डेटा के ट्रांसमिशन के दौरान उसको बदला ना जाए, बल्कि उसमें कुछ नमक डाल दिया जाए, है ना, उसको तीखा बना दिया जाए, कुछ बढ़िया बना दिया जाए, ताकि कोई भी उसको समझ ना पाए, उसकी इंटीग्रिटी यानी अखंडता बनी रहे। दैट इज कॉल्ड मैसेज डाइजेस्ट। एग्जाम्पल के तौर पर देख लो, ओरिजिनल डाटा कोई पासवर्ड था, ये आपने लिखा, उसके आगे जुड़ गया हैश फंक्शन अपने आप से कुछ भी, और फिर वो बन गया हैश वैल्यू, जिसे डाइजेस्ट बोला गया। देखो कुछ इस प्रकार की वैल्यू बन गई। आपने पासवर्ड दिया था, मान लीजिए पासवर्ड 123, ये आपने गर्लफ्रेंड का नाम, है ना, ऐसे ही होता है ना, ये एक्स के नाम से भी पासवर्ड रख दिया जाता है, ये गलती मत करो, है ना। कोई मांग लेता है, किसी वाई ने अगर मांग लिया ना पासवर्ड, तो एक्स तो गई, वाई भी चली जाएगी। यस, तो हैश वैल्यू और डाइजेस्ट कुछ इस तरीके से दिखाई देगा, जो कि सर्वर में जाके सेव हो जाएगा। अब इसका इंसान क्या करेगा? क्या इससे ओपन हो जाएगा वो फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स? नहीं होगा, है ना, क्योंकि इसके साथ में हैश फंक्शन जुड़ गया, इसलिए ये हो गया पूरे तरीके से सिक्योर। तो पासवर्ड सिर्फ आप ही को पता है और किसी को पता नहीं है। समझ में आ गई बात? नेक्स्ट, व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ वर्चुअल मेमोरी इन अ कंप्यूटर सिस्टम? कंप्यूटर सिस्टम में वर्चुअल मेमोरी का मुख्य उद्देश्य क्या है? वर्चुअल मेमोरी का मतलब आभासी मेमोरी। आभासी मेमोरी का मतलब जो कि रैम की ताकत को बढ़ा दे, दैट इज कॉल्ड वर्चुअल मेमोरी। और किससे उधार मांग ले स्पेस? रैम दौड़ी दौड़ी जाती है हार्ड डिस्क के पास, और हार्ड डिस्क से कहती है भाई मुझे थोड़ी सी स्पेस उधार दे दो, क्योंकि मेरे पास स्पेस कम है। हार्ड डिस्क कहता है बहना ले लो, है ना, वो स्पेस दे देता है। और इस प्रोसेस को क्या बोल देते हैं दोस्तों? वर्चुअल मेमोरी। रैम को लगता है मेरे पास ज्यादा मेमोरी है, और इस तरीके के भ्रम को कहते हैं वर्चुअल मेमोरी। यस, आइए, टू इंक्रीज द स्पीड ऑफ द सीपीयू? नहीं। टू स्टोर बैकअप डेटा? नहीं। टू इंक्रीज द साइज ऑफ फिजिकल मेमोरी यूजिंग डिस्क स्पेस? जी हां। फिजिकल मेमोरी का मतलब रैम,
प्राइमरी मेमोरी का मतलब रैम, फिजिकल मेमोरी के साइज को इंक्रीज करना, डिस्क स्पेस का यूज करते हुए मतलब हार्ड डिस्क के स्पेस का यूज करते हुए, दैट इज कॉल्ड वर्चुअल मेमोरी। टू इनहेंस नेटवर्क कनेक्टिविटी नहीं, टू क्लीन अप द मेलवेयर ऑटोमेटिकली नहीं। नेक्स्ट, व्हाट डज द टर्म HTTP 404 एरर सिग्निफाई? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कह रहे कई बार नेटवर्क में जब आप किसी वेबसाइट को सर्च करते हैं तो एक एरर आ जाती है। कौन कौन सी एरर? HTTP 404 एरर। कह रहे इसका मतलब क्या है, इसका अर्थ क्या है? सर्वर इज ओवरलोडेड, क्या सर्वर बहुत बिजी हो गया है? फाइल हैज बीन परमानेंटली मूव्ड, क्या वो फाइल पूरी तरीके से कहीं और चली गई है? पेज नॉट फाउंड ऑन दी सर्वर, ये पेज फाउंड नहीं हुआ। एक्सेस इज फॉरबिडन, या रेस्ट्रिक्टेड है ये पेज। इंटरनल सर्वर एरर, या कोई सर्वर एरर है। आंसर है पेज नॉट फाउंड। वेरी गुड, आपकी पार की नजर और निर्मा सुपर, सुपर से ऊपर। पेज नॉट फाउंड ऑन दी सर्वर होता क्या है? ध्यान से सुनिए। मान लीजिए कि आज एक वैकेंसी आती है UPSSC की और वो नोटिफिकेशन वेबसाइट लगा देती है। उसका लिंक मैं कॉपी करके आपको दे देता हूं कि बेटा ये लो, ये UPSSC की फला फला वैकेंसी आई है, इस पर क्लिक करके देख लो। आप 3 साल बाद उस लिंक पर दोबारा जाते हैं, क्या वो वैकेंसी उस लिंक पर 3 साल बाद भी रहेगी? नहीं, पेपर खत्म, नोटिफिकेशन भर गया, फॉर्म फिलअप हो गया, वो लिंक बंद कर दिया जाता है। लेकिन वो लिंक आपके पास में तो है। जब आप क्लिक करेंगे तो उस पर क्या आएगा? HTTP 404 एरर, यानी पेज नॉट फाउंड। अब वैकेंसी वहां से गायब हो चुकी है, यानी पेज नॉट फाउंड की एरर आ जाएगी। समझ में आ गया? वेरी गुड। नेक्स्ट, कुछ इस तरीके की एरर होती है। Google 404 दैट्स एन एरर, है ना, ऐसे लिखा होता है। द रिक्वेस्टेड URL अ कूल वेबसाइट वाज नॉट फाउंड ऑन दिस सर्वर, कि ये वेबसाइट सर्वर पर मौजूद नहीं है, या ये पेज सर्वर पर मौजूद नहीं है। राइट। नेक्स्ट, व्हाट इज द पर्पस ऑफ मेल मर्ज इन MS वर्ड? कह रहे MS वर्ड में मेल मर्ज का उद्देश्य क्या होता है? पहले तो मुझे यह बताइए कि MS वर्ड में मेल मर्ज किस टैब में उपलब्ध मिलता है? बहुत बढ़िया। देखो, टैलेंटेड की कोई कमी नहीं है ना, भर भर के टैलेंट है आपके पास, घमंड नहीं करते हैं, कितनी अच्छी बात है ना, ये क्वालिटी है आपकी। मेल मर्ज मेलिंग टैब में मिलता है, यही बताया ना आपने, बहुत बढ़िया। पर्पस क्या है मेल मर्ज का? कि कई सारे लोगों को एक साथ डॉक्यूमेंट भेज पाए, यही तो मकसद है ना। चीन टपाक डमडम ये तो नहीं है। तो मकसद क्या है? कई सारे लोगों को एक डॉक्यूमेंट भेज पाए, दैट इज कॉल्ड मेल मर्ज। टू क्रिएट ग्राफ एंड चार्ट, नाना। टू मर्ज टू वर्ड डॉक्यूमेंट, नाना। टू सेंड बल्क पर्सनलाइज लेटर और मेल, हाँ, बल्क में लेटर या मेल को भेजने के लिए मेल मर्ज बनाया गया। टू कन्वर्ट अ फाइल टू PDF फॉर्मेट, नाना। टू इनक्रिप्ट अ वर्ड डॉक्यूमेंट, नाना, है ना, ये तो नहीं होगा। मिल गया आंसर। अब जरा एक निगाह डालो यहां पर, इधर आओ, देखो मेल मर्ज का फीचर कहां मिल रहा है? मेलिंग टैब पे ऊपर। जब आपने स्टार्ट मेल मर्ज पर क्लिक किया तो कितने तरीके की चीजें आप भेज सकते हैं किसी को? लेटर भेज सकते हैं, ईमेल मैसेजेस, एनवलप, लेबल, डायरेक्टरी, नॉर्मल वर्ड डॉक्यूमेंट। क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन आता है नीचे दिए गए ऑप्शन में क्या नहीं भेज सकते, तो ये याद रखिएगा, ये भेज सकते है ना, लेटर, ईमेल मैसेज, एनवलप, लेबल्स, डायरेक्टरी, नॉर्मल वर्ड डॉक्यूमेंट, और या फिर स्टेप बाय स्टेप मेल मर्ज रिजल्ट को भी फॉलो कर सकते हैं। क्लियर? अब क्या क्या पॉइंट याद रखेंगे मेल मर्ज के रिगार्डिंग? टैब अगर पूछेंगे तो मेलिंग हो जाएगा। मेल मर्ज में जो लिस्ट और डेटाबेस होता है उसे सोर्स बोलते हैं, है ना, यह भी याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। मेल मर्ज में सूची या डेटाबेस को क्या बोलते हैं? सोर्स बोलते हैं, स्रोत बोलते हैं, कहा जाता है ना, सोर्स कहा जाता है। यह बात याद रखिएगा। किसको? लिस्ट और डेटाबेस इन मेल मर्ज इज कॉल्ड सोर्स,
मेल मर्ज में सूची या डेटाबेस को सोर्स के नाम से जानते हैं। यस, वेरी गुड। नेक्स्ट, द बेसिक कंप्यूटेशन यूनिट ऑफ द सीपीयू इज नोन एज। बताओ, सीपीयू का मतलब ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इसमें जो कंप्यूटेशन करती है वो कौन सी है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी सीपीयू की मूल गणना इकाई को क्या कहते हैं? कंट्रोल यूनिट, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, रजिस्टर, कैशे या डिकोडर? बहुत बढ़िया। द करेक्ट आंसर इज एएलयू। कंप्यूटेशन यानी गणना करने का मतलब एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, और इसका काम किसका है? एएलयू का है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। क्लियर है? अब जरा इधर आओ, सीपीयू के कितने हिस्से होते हैं, कितने पार्ट्स होते हैं, कितने कंपोनेंट होते हैं, कितने बिल्डिंग ब्लॉक होते हैं? तो आंसर है 3, कंट्रोल यूनिट, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट और मेमोरी यूनिट। और मेमोरी यूनिट को रजिस्टर भी बोलते हैं। तो सीपीयू के कितने भाग हुए? 3, सीयू, एएलयू और रजिस्टर। इन तीनों में क्या डिफरेंस है ये भी जान लो। सीयू का मेन काम क्या होता है? एक्ट एज अ ब्रेन, ये दिमाग के तौर पर काम करता है, बिल्कुल, क्योंकि सीपीयू का पार्ट है। ये मैनेज करता है, कोऑर्डिनेट करता है और एग्जीक्यूट करता है इंस्ट्रक्शंस को। यह डी कोड भी करता है ना, अपनी भाषा में जो हम लिखते हैं उसको कन्वर्ट करता है, डी कोड भी करता है। तो अगर क्वेश्चन में मैनेज की बात हो, कोऑर्डिनेट की बात हो या एग्जीक्यूट करने की बात हो तो आंसर होगा कंट्रोल यूनिट। मस्तिष्क के रूप में कार्य करता है, निर्देशों के निष्पादन का प्रबंधन और समन्वय करता है, दैट इज कॉल्ड कंट्रोल यूनिट। एएलयू क्या करेगा? अरिथमेटिक वाले काम करेगा और लॉजिक वाले काम करेगा। परफॉर्म ऑल अरिथमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशंस, जितने भी अरिथमेटिकल और लॉजिक ऑपरेशंस होंगे वो परफॉर्म करेगा, जैसे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, या फिर ग्रेटर देन, स्मॉलर देन, इक्वल्स टू, नॉट इक्वल्स टू, लॉजिकल वाले, या फिर गेट्स, एंड और नॉट, या यूनिवर्सल गेट, नैंड गेट, नॉर गेट, है ना। इन सब पर काम कौन करेगा? एएलयू काम करेगा। वेरी गुड। और मेमोरी यूनिट जिसको रजिस्टर बोला जाता है, और रजिस्टर कहां पर मिलती है? सीपीयू के अंदर। कैसी मेमोरी है? टेम्परेरी मेमोरी। बहुत बढ़िया। क्या ये फास्टेस्ट मेमोरी है? जी हां। आओ एक बार देखें, इनसाइड द सीपीयू रजिस्टर मेमोरी सीपीयू के अंदर है, फास्टेस्ट मेमोरी है, सबसे तेज है। इसके बाद आपकी कौन सी आती है? कैशे, फिर आती है आपकी रैम, है ना। टेम्परेरी मेमोरी है यानी वोलाटाइल इन नेचर है ना। इसका नेचर कैसा है? टेम्परेरी यानी वोलाटाइल। और फ्लिप फ्लॉप के कलेक्शन से ये बनी होती है। कलेक्शन ऑफ फ्लिप फ्लॉप इज कॉल्ड रजिस्टर। अगला क्वेश्चन लीजिए, व्हाट इज द रोल ऑफ आरएफआईडी? आरएफआईडी की फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट है। इन आईओटी सिस्टम, रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन, है ना। कारों में आप लोगों ने देखा होगा टैग्स लगे होते हैं आगे, है ना, जिसको स्कैन किया जाता है, तो वही आरएफआईडी है। ये आपने कई बार मॉल्स में देखा होगा, देखा है ना मॉल्स में, कि जब हर एक प्रोडक्ट पर आरएफआईडी टैग लगा दिया जाता है, जिससे कि अगर आप उसको ऐसे खिसकाने की कोशिश करेंगे तो अलार्म बज जाएगा, है ना। फिर वो वहां खड़ा हुआ जो बॉडीगार्ड होगा वो पूछेगा, इधर आओ, क्या लेके जा रहे हो, रखो, है ना। पकड़ लेता है विद द हेल्प ऑफ व्हाट? आरएफआईडी। और जब बिलिंग होती है तो उस आरएफआईडी टैग को निकाल दिया जाता है। देखा है ना आप लोगों ने, रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन। तो कह रहा है इंटरनेट ऑफ थिंग्स में आरएफआईडी का काम क्या है? टू प्रोवाइड हाई स्पीड इंटरनेट एक्सेस। क्या ये इंटरनेट की स्पीड को बढ़ाता है? ना ना। टू प्रोसेस एंड एनालाइज द बिग डेटा। क्या ये बड़े डेटा को प्रोसेस करने में मदद करता है? नहीं, वहां तो हडूप का यूज किया जाता है ना। टू आइडेंटिफाई एंड क्रैक ऑब्जेक्ट यूजिंग रेडियो वेव्स। क्या ये आइडेंटिफाई करता है, पहचानता है या ट्रैक करता है, यानी ट्रैक रिकॉर्ड रखता है अपने पास ऑब्जेक्ट्स का रेडियो वेव्स का यूज करते हुए? हां, बिल्कुल सही, है ना। आरएफआईडी का मेन काम तो यही है कि वो ट्रैक करे, वो मॉनिटर करे, वो आइडेंटिफाई करे कहां पर क्या है। जैसे आपने कई जानवरों में भी देखा होगा, है ना, गाय भैंसों के कान में लगा देते हैं आरएफआईडी टैग कि अगर वो कहीं जाए तो हम उसको देख पाए। कई बार सांप
कि बॉडी में भी लगा देते हैं आरएफआईडी टैग, है ना। जैसे आपने नेशनल ज्योग्राफिक चैनल में देखा होगा कि सांप ऐसे ऐसे जा रहा है ना, फिर वो क्या कर रहा है, तो वो कैसे दिखाते हैं आरएफआईडी। ऐसा तो नहीं है कि उसमें कोई कैमरा लगा दिया, है ना, कोई पर्सन उसको इतना क्लोज से जूम करके देख रहा है। कई बार टाइगर्स में भी लगा दिया जाता है, वहां पर पेड़ों में लगा दिए जाते हैं ताकि उनकी मूवमेंट्स पता चले, क्योंकि कोई आदमी खड़े होके शेर की फोटोग्राफी तो करेगा नहीं, है ना, उसके साथ सेल्फी तो खिंचवाएगा नहीं कि आ जाओ मुझे खा डालो, मुझे मार डालो, है ना, ऐसा तो है नहीं। तो वहां पर आरएफआईडी टैग ही काम करते हैं जो रेडियो वेव्स पर काम करते हैं और मॉनिटर और ट्रैक करते हैं एक्टिविटीज को। क्लियर है, वेरी गुड। टू डिस्प्ले सेंसर डेटा इन रियल टाइम नहीं, टू प्रोटेक्ट आईओटी डिवाइस फ्रॉम वायरस बिल्कुल नहीं। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ मशीन लर्निंग एल्गोरिथम। निम्नलिखित में से कौन सा मशीन लर्निंग एल्गोरिथम का एक प्रकार है। मशीन लर्निंग एल्गोरिथम, आप जानते हैं मशीन लर्निंग जो है वो सुपरविजन पे काम करती है। सुपरविजन हो गया, अनसुपरविजन हो गया, सेमी सुपरविजन हो गया, है ना, या फिर रिकर्सिव पर काम करती है। कई बार अलग अलग तरीके से डेटा पर काम करती है। लेबल्ड डेटा होगा, अनलेबल्ड डेटा होगा, लेबल्ड और अनलेबल्ड दोनों का कलेक्शन होगा, है ना, या फिर वो काम करेगी हमारी तरीके से। ये तो मशीन लर्निंग के टाइप्स हो गए। लेकिन जब हम एल्गोरिथम पर बात करते हैं तो सबसे बेस्ट एल्गोरिथम मशीन लर्निंग की कौन सी होती है? लीनियर रिग्रेशन। लीनियर रिग्रेशन का मतलब एक लाइन से चलते हैं। क्यों? क्योंकि हम रोबोट को सिखा रहे हैं कि तुम्हें काम करना कैसे है। मशीन लर्निंग का मतलब इंसान को सिखाना तो आसान है ना, मैं आपको सिखा रहा हूं, आप सीख जाएंगे। इसको कैसे समझाएं, मशीन को कैसे समझाएं, रोबोट को कैसे समझाएं, कैसे काम करना है। तो इसके लिए हमें एक लाइन से, एक सीक्वेंस से समझाना होगा। स्टेप बाय स्टेप सॉफ्टवेयर के फॉर्म में अपडेशंस करने होंगे। दैट इज कॉल्ड लीनियर रिग्रेशन। क्लियर है? जिसमें मीन, मीडियम, मोड इनका भी इस्तेमाल करते हैं हम लोग। लीनियर रिग्रेशन, वेरी गुड। नेक्स्ट, HTTPS यानी हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर, कौन सा पोर्ट नंबर? 443, वेरी गुड। HTTPS uses dash to encrypt normal HTTP request and responses। सामान्य HTTP अनुरोधों और प्रतिक्रियाओं को इनक्रिप्ट करने के लिए HTTPS डैश का उपयोग करता है। अब अगर आपने पढ़ा होगा तो आप जानते होंगे कि HTTPS जो है वो दो प्रोटोकॉल का इस्तेमाल करता है। कौन कौन सी? SSL सिक्योर्ड सॉकेट लेयर और TLS ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी। पहले SSL का यूज करता था, लेकिन अब SSL बंद हो चुका है। अब TLS का इस्तेमाल करता है, ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी का यूज करता है। क्या SSL गिवन है? ना बाबा ना। क्या TLS गिवन है? जी हां। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर, लगा दो। तो जब भी HTTPS की बात हो रही होगी, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर की बात हो रही होगी, तो यहां पर कितनी प्रोटोकॉल्स यूज होती हैं? इस पर्टिकुलर प्रोटोकॉल में दो, एक SSL सिक्योर्ड सॉकेट लेयर और दूसरी TLS यानी ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी। अगर बाय चांस दोनों मिल जाए, SSL और TLS, तो तब भी आंसर क्या होगा? TLS। क्यों? क्योंकि क्या अभी आजकल के टाइम पर SSL यूज हो रही है? नहीं, अब TLS का जमाना आ चुका है ना, और ज्यादा सिक्योरिटी, ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी। नेक्स्ट, डैश इज अ टाइप ऑफ अ सॉफ्टवेयर प्रोग्राम दैट कंट्रोल अ हार्डवेयर डिवाइस। बताओ, डैश एक प्रकार का सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जो हार्डवेयर डिवाइस को नियंत्रित करता है। जल्दी से बताइए। फर्मवेयर, स्पाईवेयर, बूटिंग, रोम या ड्राइवर। हार्डवेयर को चलाने के लिए किसकी रिक्वायरमेंट है? सॉफ्टवेयर की। और कैसे सॉफ्टवेयर की? ड्राइवर की। यानी ड्राइवर इज अ टाइप ऑफ अ सॉफ्टवेयर प्रोग्राम दैट कंट्रोल्स अ हार्डवेयर डिवाइस। हार्डवेयर यानी आपका कार हो गई, कार को चलाने के लिए किसकी रिक्वायरमेंट है? उसके ड्राइवर की। वैसे ही कंप्यूटर के हार्डवेयर को चलाने के लिए किसकी रिक्वायरमेंट है? कंप्यूटर के ड्राइवर की। कंप्यूटर के ड्राइवर का मतलब, जैसे अगर प्रिंटर है तो प्रिंटर का एक ड्राइवर होता है ना। अगर वेबकैम है तो वेबकैम के साथ में एक ड्राइवर मिलेगा जिससे वो चलेगा। स्कैनर है तो स्कैनर के साथ एक ड्राइवर होगा। तो हार्डवेयर को चलाने के लिए किसकी रिक्वायरमेंट होती है? ड्राइवर की। और ड्राइवर कैसे सॉफ्टवेयर होते हैं?
सिस्टम सॉफ्टवेयर, है ना। ड्राइवर्स कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ अ सिस्टम सॉफ्टवेयर, जो कि मैंडेटरी होते हैं, कंपलसरी होते हैं हार्डवेयर को चलाने के लिए। नेक्स्ट, बायोस इज अ डैश यूज्ड टू प्रोवाइड रन टाइम सर्विस फॉर ऑपरेटिंग सिस्टम एंड प्रोग्राम। बताइए, ऑपरेटिंग सिस्टम और प्रोग्राम के लिए रन टाइम सेवाएं प्रदान करने के लिए बायोस का उपयोग डैश किया जाता है। हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, फर्मवेयर, नेटवर्किंग या डेटाबेस। बहुत बढ़िया। बायोस की जब भी बात होती है तो ये रोम से लिंक होता है ना, रीड ओनली मेमोरी से लिंक होता है। और बायोस का मतलब बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। बायोस बेसिकली क्या है? ये एक ऐसा सिस्टम है, एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो कि फर्मवेयर की सर्विस को प्रोवाइड करता है, यानी बूटिंग में काम करता है बायोस, है ना। सिस्टम को बूट करने में, ऑन करने में काम करता है। रोम की हेल्प से ये काम कर पाता है। और इसमें जो प्रोग्राम्स रन करते हैं, दैट इज व्हाट वी कॉल्ड फर्मवेयर। फर्मवेयर का मतलब रोम में लिखे गए इंस्ट्रक्शंस को फर्मवेयर बोलते हैं। रोम में लिखे गए इंस्ट्रक्शंस का मतलब जब हम कंप्यूटर को बूट करते हैं, ऑन करते हैं, तो हमने कहीं ना कहीं इंस्ट्रक्शंस को लिखा होगा ना कि कंप्यूटर कैसे ऑन होगा। कंप्यूटर कहीं से तो उसको रीड करता है, तभी वो ऑन करता है। तो उन इंस्ट्रक्शंस को हम लोग ने परमानेंट बेसिस पर रोम में लिख दिया है। और उन लिखे हुए इंस्ट्रक्शंस को क्या बोलते हैं? फर्मवेयर बोलते हैं, जो कि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का कॉम्बिनेशन है। अब यहां से ये क्वेश्चन आता है कि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के कॉम्बिनेशन को क्या बोलते हैं? तो आंसर होगा फर्मवेयर। या क्वेश्चन में पूछें कि फर्मवेयर क्या है? हार्डवेयर है, सॉफ्टवेयर है, बोथ ऑफ दीज है, नन ऑफ दीज है ना। इस तरीके से पूछें तो आंसर क्या होगा? बोथ ऑफ दीज, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का कॉम्बिनेशन। आओ जरा पढ़ लेते हैं। पहला पॉइंट, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के कॉम्बिनेशन को क्या बोलेंगे? फर्मवेयर। दूसरा पॉइंट, रोम में लिखे गए इंस्ट्रक्शंस को, रोम में लिखे गए निर्देशों को क्या बोलेंगे? फर्मवेयर। इंस्ट्रक्शंस रिटन इन रोम आर कॉल्ड फर्मवेयर। रोम में लिखे गए निर्देशों को क्या बोलेंगे? फर्मवेयर बोलेंगे। इसे एम्बेडेड सॉफ्टवेयर भी बोलते हैं, है ना, क्योंकि एक बार अगर इसमें हमने लिख दिया फिर अपडेशंस बहुत मुश्किल से हो सकते हैं। तो दैट इज व्हाट वी कॉल्ड एम्बेडेड, यानी इसमें संलग्न किए गए सॉफ्टवेयर, दैट इज कॉल्ड फर्मवेयर। इसे एम्बेडेड सॉफ्टवेयर भी कहा जाता है। इसका एग्जाम्पल क्या है? बायोस, है ना। अभी आपने देखा बायोस में ही तो था फर्मवेयर, तो एग्जाम्पल क्या हो गया है इसका? बायोस, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 17 बताइए। क्या डैश इज एन एक्सट्रीमली फास्ट मेमोरी दैट एक्ट एज अ बफर बिटवीन रैम एंड सीपीयू। बहुत आसान, बहुत ही बढ़िया, बिल्कुल मक्खन, बिल्कुल हलवा। क्या डैश एक अत्यंत तेज मेमोरी प्रकार है जो रैम और सीपीयू के बीच बफर के रूप में काम करता है। कैशे मेमोरी, कैशे मेमोरी क्या फास्ट मेमोरी है? हां, सेकंड फास्ट मेमोरी, जो किसके बीच में है? रैम और सीपीयू के बीच में बफर के तरीके से काम करती है। वो है हमारी प्यारी राज दुलारी, दैट इज कैशे। यस, अब कैशे मेमोरी के बारे में कुछ छोटी छोटी मगर मोटी बातें। इधर आओ, ध्यान से देखो। कैशे मेमोरी सेकंड फास्टेस्ट है। क्यों? क्योंकि पहली फास्टेस्ट रजिस्टर है। बहुत बढ़िया। मेड अप ऑफ एस रैम, स्टैटिक रैम से मिलकर बनती है कैशे मेमोरी, क्योंकि डायनेमिक रैम का इस्तेमाल तो करते हैं लैपटॉप में, कंप्यूटर्स में रिफ्रेश करने के लिए बार बार। यस, तो एस रैम कैश मेमोरी हो गया। प्लेस बिटवीन सीपीयू एंड रैम, कैश मेमोरी किसके बीच में होती है? सीपीयू और रैम के बीच में होती है। क्लोज टू दी सीपीयू, सबसे सीपीयू के क्लोज यानी करीबी मेमोरी कौन सी है? कैशे। अगर कैश मेमोरी में डेटा मिल गया, सीपीयू ने डेटा ढूंढा, अगर कैशे में मिल गया तो हिट हो गया, और अगर सीपीयू ने डेटा को ढूंढा और नहीं मिला कैशे में तो मिस हो गया। और अगर कैशे में नहीं मिलेगा तो अब सीपीयू कहां ढूंढेगा? रैम में, है ना, क्योंकि कैशे मेमोरी के बाद कौन सी मेमोरी आती है? रैम में, वहां डेटा को ढूंढेगा। रैम में भी नहीं मिला तो सीपीयू कहां ढूंढेगा? हार्ड डिस्क में। यस, और कैशे मेमोरी किस प्रिंसिपल पर काम करती है? सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन।
कैशे मेमोरी क्या किसी सिद्धांत पर काम करती है? हां, दैट इज कॉल्ड लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस। कैशे मेमोरी कैसी है? टेम्परेरी है, वोलेटाइल है ना, टेम्परेरी है, वोलेटाइल नेचर है, और इसका जो प्रिंसिपल है, जो सिद्धांत है, दैट इज कॉल्ड लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस। लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस का मतलब क्या होता है? कैशे मेमोरी बहुत छोटी होती है, ये कुछ समय के लिए डेटा को अपने पास रखती है। जिस डेटा का इस्तेमाल बार बार करना है उसको अपने पास रख लेती है, और जिस डेटा का इस्तेमाल नहीं करना उस डेटा को रैम को दे देती है, और इस प्रिंसिपल को कहते हैं लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस। क्या ऐसा आप भी करते हैं? जी हां। सपोज करिए कि आप कंप्यूटर पढ़ रहे हैं, तो आपके आसपास क्या होगा? कंप्यूटर की बुक्स होनी चाहिए, है ना, कंप्यूटर रिलेटेड नोट्स होने चाहिए। लेकिन अगर आप मैथ्स पढ़ रहे हैं तो आपके पास मैथ्स की बुक होंगी। कंप्यूटर की बुक को अलमारी में जाके जोड़ आएंगे, है ना, अलमीरा में वहीं पर रखाएंगे। क्यों? क्योंकि आपके पास स्पेस कम है। ऐसा तो नहीं होगा ना कि सारे सब्जेक्ट एक साथ इकट्ठा कर लेंगे फिर उसी के ऊपर लेट जाएंगे, ऐसा तो नहीं है ना। होता है, बॉयज के साथ में यही होता है ना। हॉस्टल में चले जाओ, ऐसे ही होगा, सारी चीजें एक साथ पड़ी होंगी, पता नहीं होगा कहां पर है ना। चलो, तो प्रिंसिपल क्या है? लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस। जिसकी जरूरत है उसको पास में रखेंगे और जिसकी जरूरत नहीं है उसको दूसरी जगह पर रख देंगे। दैट इज कॉल्ड लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस। नेक्स्ट, द टाइम बिटवीन प्रोग्राम इनपुट एंड आउटपुट इज कॉल्ड। बताओ, प्रोग्राम इनपुट और आउटपुट के बीच में जो समय है उसको क्या बोलते हैं? मान लीजिए आपने कीबोर्ड से कुछ इनपुट दिया और स्क्रीन पर आउटपुट आया। क्या तुरंत आया आउटपुट? हमें लगता है तुरंत आया, लेकिन उसके बीच में कुछ पिको सेकंड का डिफरेंस होता है। तो इनपुट और आउटपुट में जो समय लगता है, जैसे आपने कहा 2 + 3, कैलकुलेटर में आ गया या कंप्यूटर में आ गया 5, क्या तुरंत आया? कुछ पिको सेकंड्स का समय लग के आया, और उसे बोलते हैं एग्जीक्यूशन टाइम। इनपुट और आउटपुट के बीच में जो समय लगता है, दैट टाइम इज कॉल्ड द एग्जीक्यूशन टाइम। टर्न अराउंड टाइम क्या होता है? टोटल टाइम टेकन बाय द सीपीयू, सीपीयू के द्वारा कुल समय जो लिया जाता है काम करने के लिए, दैट इज कॉल्ड टर्न अराउंड टाइम। वेटिंग टाइम का मतलब रैम, कोई भी प्रोसेस रैम में कितनी देर तक रुका, दैट इज कॉल्ड अ वेटिंग टाइम। डिले टाइम का मतलब कितनी देर लगी आउटपुट आने में, दैट इज कॉल्ड अ डिले टाइम। क्लियर? नेक्स्ट, विच रैम यूज्ड इन कंप्यूटर्स और इन लैपटॉप? बताइएगा, कंप्यूटर या लैपटॉप में कौन सी रैम का उपयोग होता है? ये तो आप उड़ा देंगे बहुत बढ़िया तरीके से। एस रैम, डी रैम, ईपी रैम, रोम या ऑल ऑफ दीज? बहुत बढ़िया, आपकी पार की नजर और निर्मा सुपर। आंसर इज डी रैम। लैपटॉप्स की बात करें, मोबाइल फोन्स की बात करें, तो उसमें जो रैम यूज हो रही है वो कैसी है? डायनेमिक रैम, यानी डी रैम। स्टैटिक रैम का यूज कहां होता है? कैशे मेमोरी के लिए, मालूम है ना। और रैम होती कितने तरीके की है? 2, स्टैटिक और डायनेमिक। डायनेमिक रैम फर्दर क्लासिफाइड है एसडी रैम के फॉर्म में, तो कभी कभी तीसरी रैम भी हम लोग बोल देते हैं, दैट इज कॉल्ड एसडी रैम, है ना। वैसे मेनली रैम जो है वो 2 ही तरीके की होती है, एक स्टैटिक और एक डायनेमिक। लेकिन डायनेमिक का एक फर्दर क्लासिफिकेशन और है, दैट इज कॉल्ड एसडी रैम, यानी सिंक्रोनस डायनेमिक रैम। इसकी फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट है, कई बच्चे लगा देते हैं स्टैटिक डायनेमिक रैम। नहीं, एस का मतलब है सिंक्रोनस डायनेमिक रैम। स्टैटिक रैम कैश मेमोरी को बनाने के लिए, डायनेमिक रैम लैपटॉप या मोबाइल फोन्स में जो रिफ्रेश होती है, और एसडी रैम जो डेट टाइम को रिफ्लेक्ट करती है, सीमॉस बैटरी के साथ में लिंक होकर काम करती है, दैट इज कॉल्ड सिंक्रोनस डायनेमिक रैम। सिंक्रोनस का मतलब होता है समन्वय, है ना, जो सामंजस्य स्थापित करती है, एक तरीके का सिंक्रोनाइजेशन करती है, तालमेल बिठाती है ना। देखो हिंदी मेरी कितनी अच्छी है। तो दैट इज व्हाट वी कॉल्ड एसडी रैम। क्लियर है? अब टाइप्स ऑफ रैम में जरा देख लो। एस रैम का इस्तेमाल करते हैं कैश मेमोरी को बनाने के लिए, डी रैम का यूज करते हैं लैपटॉप कंप्यूटर के साथ में, और ये क्या करती है? बार बार रिफ्रेश होती है। तो अगर एग्जाम में पूछें कि ऐसी कौन सी रैम है जो बार बार रिफ्रेश होती है, तो आंसर क्या होगा? डी रैम होगा। एसडी रैम क्या है? जो डेट टाइम यानी सिंक्रोनस डायनेमिक रैम, है ना, वही तालमेल बिठाने वाली, समन्वय बिठाने वाली।
है ना, और सीमॉस बैटरी, कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर बैटरी के साथ में काम करने वाली, दैट इज एसडी रैम। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 20 ध्यान से देखो, बढ़िया क्वेश्चन है। डैश कैन ईदर बी मैलवेयर और हार्डवेयर। द मेन पर्पज ऑफ दिस मैलवेयर इज टू रिकॉर्ड द कीज प्रेस्ड बाय द यूजर। कितना प्यारा क्वेश्चन, बताओ। डैश या तो मैलवेयर या हार्डवेयर हो सकता है। इस मैलवेयर का मुख्य उद्देश्य उपयोगकर्ता द्वारा दबाई गई कुंजियों को रिकॉर्ड करना है। जब हम कुछ टाइप करते हैं तो वो चीजें ऑटोमेटिकली रिकॉर्ड हो जाती हैं। कौन करता है? कीलॉगर करता है। रूट किट क्या है? रूल किट नहीं होता, रूट किट होता है। रूट किट का मतलब हमारे एडमिन राइट्स को ले लेना, दैट इज कॉल्ड रूट किट। बताया था मैंने आपको। रूट किट क्या करता है? हमारे एडमिन राइट्स को ले लेता है। आप फेसबुक के मालिक थे, है ना, आपका फेसबुक अकाउंट था, लेकिन आप बचे नहीं, कोई दूसरा हैंडल कर रहा है, एडमिन राइट्स को ले लिया, रूट किट हो गया। वॉर्म का मतलब जो सेल्फ रेप्लिकेट करे बिना किसी ह्यूमन की मदद के, बिना इंसान की इन्वॉल्वमेंट के, वॉर्म हो गया। ट्रोजन क्या है? देखने में शरीफ लगे लेकिन हो नहीं, दैट प्रिटेंड टू बी यूजफुल बट एक्चुअली नॉट, दैट इज कॉल्ड ट्रोजन। यस, वेरी गुड। नेक्स्ट, which of the following keyboard shortcut is used to close a MS Word document? MS Word दस्तावेज को बंद करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की का प्रयोग करेंगे? Alt F4 का। Alt F4 से क्या क्लोज हो जाएगा? जी हां, अगर हमें पूरा कंप्यूटर भी बंद करना है तो भी हो जाएगा। पहले सारे सॉफ्टवेयर बंद हो जाएंगे, फिर कंप्यूटर भी बंद हो जाएगा Alt F4 की मदद से। वेरी गुड। और चेंज केस की शॉर्टकट की क्या थी MS Word में? बताओ जरा। What is the shortcut key in MS Word for change case? Toggle case, upper case, lower case, sentence case, capitalize each word. Shift F3, very good, बहुत बढ़िया। Next, which of the following is incorrect about cache memory? बताओ बताओ, है ना, कैश मेमोरी के बारे में कौन सा कथन गलत है? जल्दी बताओ, ऐसे ही क्वेश्चन मिलते हैं एग्जाम में। It is slower than main memory। क्या ये रैम से स्लो है? क्या कैश मेमोरी धीमे है रैम के कंपैरिजन में? नहीं भाई, कैसे? सबसे तेज रजिस्टर है, फिर कैशे है, फिर रैम है, तो ये कैसे स्लोअर हो गई? तो कैश मेमोरी फास्टर है मेन मेमोरी के कंपैरिजन में, यानी ये तो स्टेटमेंट गलत हो गया। आगे बढ़ते। इट कीप्स द प्रोग्राम दैट कैन बी रन इन अ शॉर्ट अमाउंट ऑफ टाइम। क्या कैश मेमोरी में वो प्रोग्राम आते हैं जिनको जल्दी जल्दी रिक्वायरमेंट पड़ रही है, जिनको जल्दी जल्दी एक्सेस करना पड़ रहा है? जी हां, बिल्कुल सही। इट एक्ट एज अ हाई स्पीड बफर बिटवीन सीपीयू एंड मेन मेमोरी। क्या ये बफर के तरीके से काम करता है सीपीयू और मेन मेमोरी के बीच में? जी हां। इट स्टोर डेटा इन टेम्परेरी यूज। क्या ये डेटा को टेम्परेरी स्टोर करके रखती है या परमानेंट है? टेम्परेरी है, बिल्कुल सही। नन ऑफ दीज होगा नहीं, यानी करेक्ट आंसर इनकरेक्ट हमें मिल चुका है ऑप्शन नंबर 1, इट इज स्लोअर देन द मेन मेमोरी। ये गलत है। कैश मेमोरी फास्टेस्ट है रैम के कंपैरिजन में। यस। रैंसमवेयर इज अ टाइप ऑफ अ मैलवेयर दैट लॉक डैश विक्टिम डेटा फाइल डिवाइस और सिस्टम। बताओ। रैंसमवेयर एक प्रकार का मैलवेयर है, बिल्कुल सही, जो पीड़ित के डेटा फाइलों, उपकरणों या सिस्टम को लॉक और डैश कर देता है, डिक्रिप्ट करता है, इनक्रिप्ट करता है, पार्टीशन करता है, फॉर्मेट करता है, या सभी करता है। क्या बात। रैंसमवेयर का मेन काम है इनक्रिप्ट करने का। तो ये क्या करता है? डेटास को इनक्रिप्ट करता है, फाइल्स और फोल्डर पर ताला लगा देता है, दैट इज कॉल्ड इनक्रिप्शन। जब फिरौती की रकम मिल जाती है तो वो डिक्रिप्ट कर देता है, लेकिन अगर फिरौती की रकम नहीं मिलेगी तो क्या वो डिक्रिप्ट करेगा? नहीं करेगा। तो क्या वो फाइल और फोल्डर को ओपन करेगा? नहीं करेगा। लेकिन क्या वो इनक्रिप्ट करके रखेगा हमेशा? हां। तो इसका मतलब रैंसमवेयर का मेन काम क्या है? इनक्रिप्ट करना ही है। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट, एड मोर डैश टू योर पीसी फॉर बेटर परफॉर्मेंस। बेहतर प्रदर्शन के लिए अपने पीसी में अधिक डैश जोड़े। क्या? कैशे, रोम, रैम, वर्चुअल मेमोरी या रजिस्टर। बेहतर परफॉर्मेंस के लिए अपने कंप्यूटर में क्या जोड़ेंगे? रैम मेमोरी ही जोड़ेंगे। एड मोर, मोर मतलब ज्यादा, पहले से कुछ है उसमें और जोड़ देंगे। क्या? दैट इज रैम मेमोरी। और अगर रैम हम ज्यादा रखेंगे तो क्या प्रोसेसिंग स्पीड बढ़ जाएगी? जी हां।
है ना, रैम अगर अच्छे रखेंगे और उसका प्रोसेसर बढ़िया रखेंगे, सीपीयू है ना वो बढ़िया रखेंगे, तो प्रोसेसिंग स्पीड तो बढ़ेगी बढ़ेगी। बहुत बढ़िया। डैश इज द प्रोसेस ऑफ पुटिंग वेब पेजेस, इमेजेस एंड फाइल्स ऑनटू अ वेब सर्वर। वेब पेजों, छवियों और फाइलों को वेब सर्वर पर डालने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? सोचो बताओ। अपने कंप्यूटर पर सर्वर पर चीजों को क्या करते हैं हम? जैसे डीपी है ना, आप क्या करते हैं, उसको लगाते हैं ना, लग जाती है, सर्वर पर भेज दिया यानी अपलोड कर दिया। समझ में आया? अपने कंप्यूटर से सर्वर पर चीजों को भेजना अपलोडिंग कहलाता है। क्लियर? नेक्स्ट। डैश इज द प्रोसेस ऑफ गेटिंग वेब पेजेस, इमेजेस एंड फाइल्स फ्रॉम अ वेब सर्वर। सर्वर से चीजों को मंगवाना अपने कंप्यूटर पर क्या कहलाता है? यानी अब कोई फाइल है, कोई पीडीएफ है, उस पर आप क्लिक करते हैं, कोई वीडियो है उस पर आप क्लिक करते हैं, तो वो क्या होती है? डाउनलोड। तो अपने कंप्यूटर पर आप क्या करते हैं? डाउनलोड। और दूसरे के कंप्यूटर पर भेजना मतलब अपलोड। समझ में आया? दैट इज कॉल्ड डाउनलोडिंग। नेक्स्ट। Among these which is not एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, इनमें से कौन सा एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं है? कोडरेड, मैकेफी, बिट डिफेंडर, नॉर्टन या मेलवेयरबाइट? कोडरेड है एंटीवायरस? नहीं, कोडरेड इज नॉट एन एंटीवायरस। मैकेफी है, बिट डिफेंडर भी है, नॉर्टन भी है, मेलवेयरबाइट भी है, लेकिन कोडरेड नहीं है। क्यों? क्योंकि कोडरेड क्या है? वॉर्म का एक प्रकार है जो कि 15 जुलाई 2001 में इंटरनेट पर पाया गया। तो कोडरेड इज अ टाइप ऑफ क्या? वॉर्म। राइट वंस रीड मैनी, जो कब बना? 15 जुलाई 2001 को बनाया गया। दैट इज कॉल्ड कोडरेड। नेक्स्ट। इन डेटा लिंक लेयर, डेटा लिंक लेयर का मतलब दूसरी लेयर की बात हो रही है, मैक एड्रेस वाले की बात हो रही है। इन डेटा लिंक लेयर, डैश डिवाइस हैज ओनली 2 पोर्ट एंड कैन हैंडल मैनी पोर्ट्स। डेटा लिंक लेयर में डैश डिवाइस में केवल 2 पोर्ट होते हैं और डैश कई पोर्ट को संभाल सकता है। तो मुझे बता दो डेटा लिंक लेयर पर कितनी डिवाइसेस काम करती हैं? सर 3 डिवाइसेस आपने बताया था अभी थोड़ी देर पहले। कौन सी? स्विच, ब्रिज और मॉडेम। यहां पर क्या क्या दिख रहा है? क्या कहीं दिख रहा है ये तीनों डिवाइस? 3 तो कहीं पर नहीं है, 2 हैं। स्विच और ब्रिज मिल गया किसमें? ऑप्शन 5 में। लगा दो आंसर। वेरी गुड, है ना? दैट इज व्हाट यू कॉल्ड ब्रिज, स्विच, ब्रिज। नेक्स्ट। डैश इज यूज्ड प्राइमरली फॉर सिक्योरिटी पर्पस बाय ब्लॉकिंग एंड अलाउइंग द ट्रैफिक। डैश का उपयोग मुख्य रूप से यातायात को अवरुद्ध करने और अनुमति देकर सुरक्षा उद्देश्य के लिए किया जाता है। क्या बोलते हैं उसको? जल्दी से बताओ। ब्लॉक कर रहा है ट्रैफिक को सिक्योरिटी पर्पस से। आंसर आप जानते हैं, दैट इज कॉल्ड फायरवॉल, जो अनवांटेड ट्रैफिक को बंद रखता है, अनवांटेड चीजों को सर्वर तक पहुंचने नहीं देता, और जो सही चीजें हैं, जो अलाउड चीजें हैं, उनको आने देता है। तो दैट इज व्हाट वी कॉल्ड अ फायरवॉल। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का कॉम्बिनेशन, दैट इज कॉल्ड अ फायरवॉल। नेक्स्ट। डैश एन इंडियन अमेरिकन। अच्छा, फायरवॉल किस लेयर पर काम करता है याद है ना? अभी थोड़ी देर पहले बताया था। फायर यानी आग लग जाएगी तो क्या होगा? आग लगा दी, आग लगा दी, आग लगा दी। लेयर 3 और 4, 3-4 लोग आएंगे और बुझाएंगे, है ना? तो लेयर 3 और लेयर 4 पर काम करती है फायरवॉल। बहुत बढ़िया। देखो याद हो जाती हैं चीजें आप लोग को, समझाते ही मैं इतना अच्छा हूं। वेरी गुड सचिन सर, है ना? आप तो तारीफ करेंगे नहीं, मैं खुद ही कर लेता हूं। नेक्स्ट बताइए। डैश एन इंडियन अमेरिकन साइंटिस्ट होल्ड द कॉपीराइट फॉर द टर्म ईमेल एंड डेवलप्ड एन इंटर ऑफिस मेल सिस्टम इन 1978 एट द एज ऑफ ओनली 14। यानी डैश एक भारतीय अमेरिकी वैज्ञानिक है जिनके पास ईमेल शब्द का कॉपीराइट है, और उन्होंने 1978 में केवल 14 साल की उम्र में, अरे बाप रे, 14 ईयर्स में ही इंटर ऑफिस और मेल सिस्टम विकसित कर लिया। बताओ 14 ईयर्स में, है ना, इन्होंने ईमेल बना डाला। ये कौन है? ये है मिस्टर शिवा अय्यादुरई। देखो भारत के मेल में नाम किसका आता है? शिवा अय्यादुरई का।
और वैसे ईमेल फाउंडर दुनिया के केस में नाम आता है रे टॉमलिंसन का। क्वेश्चन में क्या पूछ रहा था? इंडियन अमेरिकन, भारतीय हैं लेकिन रहते अमेरिका में थे, है ना, तो इंडियन हुए ना, इंडियन अमेरिकन, दैट इज मिस्टर शिवा अय्यादुरई, भारतीय, 14 इयर्स की एज में। क्या बात है, आग लगा दी, आग लगा दी, आग लगा दी, सुपर से ऊपर काम किया। यस, नेक्स्ट, कैश मेमोरी वर्क्स ऑन प्रिंसिपल ऑफ, कैश मेमोरी किस सिद्धांत पर काम करती है बताइए? कॉम्प्रेशन, लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस, डिस्क डिफ्रैगमेंटेशन, पेजिंग या सेगमेंटेशन। अभी हम लोग ने पीछे पढ़ा था कि कैश मेमोरी जिस सिद्धांत पे, जिस प्रिंसिपल पे, जिस मैकेनिज्म पे काम करती है वो है लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस, यानी जिसकी रिक्वायरमेंट है, जिसकी आवश्यकता है उसको अपने पास रखेगी, और जिस फाइल की आवश्यकता नहीं है, जिस डेटा की आवश्यकता नहीं है, उसको रैम को दे देगी, है ना, क्योंकि कैश मेमोरी का साइज छोटा होता है, रैम का थोड़ा बड़ा होता है, तो वो रैम से कहती है रख लो, जब जरूरत होगी तब तुमसे ले लेंगे, है ना। दैट इज व्हाट वी कॉल लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस। नेक्स्ट, विच मेमोरी यूजेस द कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रैक एंड सेक्टर, कौन सी मेमोरी ट्रैक और सेक्टर की अवधारणा को उपयोग करती है? ट्रैक, सेक्टर, सिलेंडर, है ना, इन सब पे कौन सी मेमोरी काम करती है? हार्ड डिस्क। क्या हार्ड डिस्क है? जी हां, लगा दो। हार्ड डिस्क की स्पीड को किस में नापते हैं? जल्दी से बताइए। द स्पीड ऑफ द हार्ड डिस्क इज मेजर्ड इन आरपीएम। बहुत बढ़िया, रेवोल्यूशंस पर मिनट। और फ्लैश मेमोरी में कौन सी स्टोरेज डिवाइस आती है? फ्लैश मेमोरी में एसएसडी, पेन ड्राइव और मेमोरी कार्ड। और एसएसडी किस प्रकार की? रोम है, ईईपी रोम का एडवांस्ड फॉर्म, दैट इज कॉल्ड फ्लैश मेमोरी। याद रहेगा ना? वेरी गुड। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग मेमोरी डिवाइस इज वेरी मच सिमिलर इन टर्म्स ऑफ स्पीड टू कैश मेमोरी? निम्नलिखित में से कौन सी मेमोरी डिवाइस गति के मामले में कैश मेमोरी के समान है? आपने देखा क्वेश्चन में कैश मेमोरी, आपको याद आ गया, सचिन सर ने बताया था स्टैटिक रैम का यूज होता है कैश मेमोरी को बनाने के लिए, तो क्या स्टैटिक रैम ऑप्शन में है? लगा दो, मिल गया। डायनेमिक रैम का यूज लैपटॉप, कंप्यूटर्स में होता है। फ्लैश मेमोरी तो यहां होगा नहीं क्योंकि कैश मेमोरी से लेना देना ही नहीं, वो ईपी रोम का एडवांस्ड वर्जन फ्लैश मेमोरी। पापा फ्लैश मेमोरी के कौन है? फ्यूजियो मैसियो को, याद आया ना। एसडी रैम आप जानते हैं, सिंक्रोनस डायनेमिक रैम, डेट टाइम या सीमॉस बैटरी, तो एसडी रैम। वेरी गुड। नेक्स्ट, टाइम टेकन टू रीड एंड राइट द हार्ड डिस्क, हार्ड डिस्क को पढ़ने और लिखने में लगा समय क्या कहलाता है? ध्यान से बताओ। बहुत बढ़िया, हार्ड डिस्क को रीड और राइट करने में लगा समय, दैट इज कॉल्ड सीक टाइम। कैसे याद कराया था आप लोग को? रीड और राइट करने का मतलब होता है कुछ सीखना, ऐसे याद कराया था ना। और सीखने को याद रखिए सीक टाइम। लेकिन अगर क्वेश्चन में दिया हो टाइम टेकन टू रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स दी हार्ड डिस्क, हार्ड डिस्क को रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स करने में लगा समय, है ना, रिक्वेस्ट आ जाए तो आंसर क्या होगा? लेटेंसी टाइम। कैसे याद कराया था? घर वाले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं ना, बेटा बहुत पढ़ लिया, लेट जाओ आप थोड़ी देर के लिए, ऐसा होता है ना। जब आप बहुत पढ़ते हैं घर वाले कहते हैं ना आप सो भी जाओ, यानी रिक्वेस्ट करते हैं किसके लिए? लेटने के लिए, लेटेंसी टाइम। या इतना लेट जाते हैं कि उठते ही नहीं है, तो परिवार वाले आकर कहते हैं बेटा आप उठ जाओ, कुछ पढ़ भी लो। यस, तो यानी रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स की बात होगी तो आंसर लेटेंसी होगा, रीड और राइट की बात होगी तो आंसर सीक टाइम होगा। ये बात याद रखिएगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टोर द ऑपरेटिंग सिस्टम फाइल परमानेंटली, निम्नलिखित में से कौन ऑपरेटिंग सिस्टम की फाइल को स्थायी रूप से संग्रहित करता है? जल्दी से बताइए। ऑपरेटिंग सिस्टम की फाइल्स कहां पर स्टोर होती हैं परमानेंटली? वेरी गुड। परमानेंट की बात करेंगे तो आंसर हार्ड डिस्क ही बनेगा। बनेगा या नहीं बनेगा? परमानेंट की बात हो रही है, और परमानेंट मेमोरी ऑपरेटिंग सिस्टम के केस में कौन सी है? हार्ड डिस्क। यहीं पर तो सारी फाइल्स स्टोर होती हैं, सी ड्राइव में, डी ड्राइव में, ई ड्राइव में, दैट इज इन दी हार्ड डिस्क। नेक्स्ट, हाइब्रिड ड्राइव्स कंबाइन फीचर ऑफ विच टू टाइप्स ऑफ स्टोरेज डिवाइसेस, हाइब्रिड ड्राइव किन दो प्रकार की स्टोरेज डिवाइसेस की विशेषताओं को जोड़ती है? हाइब्रिड का मतलब होता है दो स्टोरेज डिवाइसेस, एक हार्ड डिस्क ड्राइव और एक एसएसडी। क्या एसएसडी गिवन है? जी हां। क्या हार्ड डिस्क ड्राइव गिवन है? जी हां।
यानी ऑप्शन 1 इज द करेक्ट वन। क्लियर? नेक्स्ट, द सीरियल पोर्ट इज यूज्ड टू कनेक्ट बेसिकली डैश एंड प्रोसेसर। सीरियल पोर्ट का उपयोग मूल रूप से डैश और प्रोसेसर को जोड़ने के लिए करते हैं। वेरी गुड। देखिए, दो तरीके के पोर्ट्स होते हैं मेनली, एक सीरियल और एक पैरेलल। पैरेलल पोर्ट का यूज होता है प्रिंटर स्कैनर को कनेक्ट करने के लिए, और सीरियल पोर्ट का इस्तेमाल किया जाता है इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को कनेक्ट करने के लिए। तो क्या इनपुट आउटपुट डिवाइसेस कहीं गिवन है? जी हां, फर्स्ट ऑप्शन इज इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, दैट इज द इनपुट आउटपुट डिवाइसेस। इसे कई बार IO/IO/I पोर्ट भी बोलते हैं, यानी इनपुट आउटपुट इनपुट आउटपुट इनपुट पोर्ट या सीरियल पोर्ट। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस इज यूज्ड फॉर गेमिंग। निम्नलिखित में से किस डिवाइस का उपयोग गेमिंग के लिए किया जाता है? दैट इज जॉयस्टिक इज यूज्ड फॉर द गेमिंग पर्पस, है ना। बचपन में आपने खूब खेला होगा, बचपन में क्यों, अभी भी खेल सकते हैं, है ना, दिल तो बच्चा है जी। तो दैट इज व्हाट वी कॉल्ड जॉयस्टिक। कुछ ऐसी होती है जॉयस्टिक जिसमें स्टिक लगी होती है, ट्रिगर लगे होते हैं, दो बटन दिए होते हैं, है ना, दैट इज व्हाट वी कॉल्ड अ जॉयस्टिक। नेक्स्ट, डैश इज डिफाइंड एज अ हार्डवेयर इंटरफेस डिजाइंड टू कनेक्ट अ ग्राफिक कार्ड वीडियो कार्ड। एक ग्राफिक कार्ड वीडियो कार्ड को कनेक्ट करने के लिए डिजाइन किए गए हार्डवेयर इंटरफेस के रूप में परिभाषित किया जाता है किसे? हमारे कंप्यूटर में जो जीपीयू होता है, जिसे हम ग्राफिक कार्ड बोलते हैं, या जो वीडियो कार्ड होता है, उसे हम किस पर लगाते हैं? एजीपी पर, है ना, यानी दैट इज कॉल्ड एजीपी, एक्सीलरेटेड ग्राफिक्स पोर्ट। तो जितने भी ग्राफिक कार्ड होते हैं उसको किस पे लगाएंगे? एजीपी पर, एक्सीलरेटेड ग्राफिक्स पोर्ट पर, या वीडियो कार्ड कहां लगाएंगे? एजीपी के ऊपर, है ना, इस स्लॉट के ऊपर। नेक्स्ट, Which of the following senses can be stimulated in virtual reality? आभासी वास्तविकता में निम्नलिखित में से किस इंद्रिय को उत्तेजित किया जा सकता है? कह रहा है जब हम वर्चुअल रियलिटी पर काम करते हैं तो हमारी बॉडी के कौन से सेंसेस काम करते हैं? साइट एंड साउंड, टेस्ट एंड स्मेल, टच एंड स्मेल, साइट एंड टच, या नन ऑफ दीज? आंसर है साइट एंड साउंड। जब हम वर्चुअल रियलिटी पर काम करते हैं तो हमारी आंखें काम करती हैं और हमारे कान काम करते हैं, साइट एंड साउंड। देख लीजिए, है ना, दैट इज कॉल्ड अ वर्चुअल रियलिटी। ये आपने देखा होगा कई बार, क्या पहना जाता है? वर्चुअल रियलिटी हेडसेट, या इसे वर्चुअल रियलिटी गूगल्स भी बोलते हैं, है ना, इसे वियर आउट किया जाता है। नेक्स्ट, डैश इज एन इंटरैक्टिव एक्सपीरियंस दैट एनहांस द रियल वर्ल्ड विद कंप्यूटर जनरेटेड परसेप्चुअल इंफॉर्मेशन। डैश एक इंटरैक्टिव अनुभव है जो कंप्यूटर जनित अवधारणात्मक जानकारी के साथ वास्तविक दुनिया को बढ़ाता है। अगर कभी भी क्वेश्चन में रियल वर्ल्ड आ जाए तो आंसर क्या होगा? ऑगमेंटेड रियलिटी। रियल वर्ल्ड का मतलब हम वास्तविक दुनिया की बात कर रहे हैं, और वास्तविक दुनिया में, रियल वर्ल्ड में हम किसका यूज करते हैं? ऑगमेंटेड रियलिटी का। ऑगमेंटेड रियलिटी का मतलब ये, जैसे हमने आपको प्रीवियस सेशन में भी बताया था कि चश्मा अगर आपको लेना हो, है ना, तो आप वेबसाइट पर जाएंगे और वहां पर आपको अलग अलग तरीके से आपके फेस में लगाकर बता दिया जाएगा कि कौन सा आपके लिए बेस्ट है ना। या आपको घड़ी लेनी हो या लिपस्टिक अगर महिलाओं को लेनी हो, है ना, तो वो शेड ट्राई कर सकते हैं डायरेक्ट वेबसाइट पर जाकर, और आपके लिप्स को कैप्चर करके अलग अलग शेड्स यहां पर दिखा दिए जाएंगे, है ना। महिलाओं को बहुत आराम हो गया, करीबन 1000 से ऊपर शेड्स आते होंगे, है ना, मिनिमम बता रहे हैं, तो वो सब ट्राई कर सकते हैं आप। या फिर कोई भी डिफरेंट ऑब्जेक्ट है ना, उनको आप देख सकते हैं कि आपके घर में कैसे दिखेंगे, दैट इज कॉल्ड ऑगमेंटेड रियलिटी। इस तरीके से आपके फेस, आपकी कटिंग्स, है ना, आपके बाल कौन से आप पर सूट करेंगे, ये भी सब बता देता है, दैट इज कॉल्ड ऑगमेंटेड रियलिटी। या फिर आपने एप्लीकेशन देखी होगी फेसबुक पर, है ना, जहां से आप अपने कुछ इस तरीके से ऐड कर सकते हैं, बिल्ली बन जाते हैं, है ना, ऐसी होता है ना, चश्मा लग जाता है, ये भी ऑगमेंटेड रियलिटी ही है। यस। डैश एंड डैश आर द टू टाइप्स ऑफ मदरबोर्ड यूज्ड इन कंप्यूटर। कह रहे कंप्यूटर में दो तरीके के मदरबोर्ड यूज होते हैं, वो टाइप्स कौन से हैं? डैश और डैश कंप्यूटर में उपयोग किए जाने वाले दो प्रकार के मदरबोर्ड हैं।
आंसर है ATN ATX। कंप्यूटर का आर्किटेक्चर दो तरीके का होता है, रिस्क और सिस्क, रिड्यूस्ड इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर और कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर। लेकिन मदरबोर्ड की बात जब भी करी जाएगी, मदरबोर्ड को दूसरा नाम क्या है? प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, पीसीबी भी बोलते हैं। मदरबोर्ड कितने तरीके के होते हैं? दो, AT और ATX, एक एडवांस टेक्नोलॉजी और एक एडवांस टेक्नोलॉजी एक्सटेंडेड, है ना, याद रखिएगा। ये होते हैं आपके मदरबोर्ड दो तरीके के, एक AT होता है और एक ATX होता है ना। नेक्स्ट, व्हाट केबल कनेक्ट हार्ड डिस्क ड्राइव टू मदरबोर्ड? कौन सी केबल हार्ड डिस्क को मदरबोर्ड से जोड़ती है? अगर कभी भी हार्ड डिस्क के साथ में केबल्स की बात की जाएगी दोस्तों, तो आंसर क्या होगा? HDMI केबल नहीं, DVI केबल जी नहीं, ईथरनेट केबल बिल्कुल भी नहीं, साटा केबल यस, साटा केबल, पाटा केबल, है ना, इनका यूज किया जाता है हार्ड डिस्क को मदरबोर्ड से जोड़ने के लिए। दैट इज कॉल्ड सीरियल अटैचमेंट। साटा का मतलब सीरियल एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट, दैट इज कॉल्ड अ साटा केबल, जो हार्ड डिस्क को मदरबोर्ड से जोड़ेगी। क्लियर है? नेक्स्ट, इन कंप्यूटर मदरबोर्ड इज ऑल्सो कॉल्ड एस। कह रहे कंप्यूटर में मदरबोर्ड को और क्या कहा जाता है? अभी मैंने आपको बताया कि मदरबोर्ड जिसमें वायरस अटैक नहीं कर सकता, जितनी मेमोरी होती हैं वो सब कहां कनेक्टेड होती हैं? मदरबोर्ड से कनेक्टेड होती हैं, है ना। ऑल दी मेमोरी, चाहे रैम हो, रोम हो, हार्ड डिस्क हो, दैट ऑल आर कनेक्टेड विद द मदरबोर्ड। और मदरबोर्ड का दूसरा नाम है PCB, यानी प्रिंटेड सर्किट बोर्ड। ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। क्लियर है? वेरी गुड। नेक्स्ट, गूगल ऑफर्स डैश ऑफ फ्री स्टोरेज विद एवरी जीमेल अकाउंट। गूगल प्रत्येक जीमेल अकाउंट यानी खाते के साथ कितना निशुल्क स्टोरेज प्रदान करता है? बहुत बढ़िया। आप जानते हैं कि जीमेल में फ्री स्टोरेज कैपेसिटी कितनी है? 15 GB की, यानी 15 GB इज दी करेक्ट आंसर। पढ़ लीजिए, गूगल प्रोवाइड 15 GB ऑफ फ्री डेटा स्टोरेज फॉर जीमेल, गूगल ड्राइव एंड गूगल फोटोज। जहां पर आप क्या क्या रख सकते हैं? गूगल की सभी सर्विसेज को आप यूज कर सकते हैं, चाहे वो जीमेल है, गूगल ड्राइव है या गूगल फोटोज हैं। 15 GB की फ्री स्टोरेज प्रोवाइड की जाती है। बहुत बढ़िया। व्हाट इज द शॉर्टकट की टू क्रिएट अ कॉपीराइट सिंबल इन MS वर्ड? MS वर्ड 2021 या किसी भी वर्जन में कॉपीराइट प्रतीक बनाने की शॉर्टकट की क्या है? जानते हैं, ACC, यानी ऑल्ट कंट्रोल C, इसकी मदद से कॉपीराइट का सिंबल बन जाएगा, है ना। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन, ऑल्ट कंट्रोल C फॉर कॉपीराइट सिंबल। या इसको कई बार ऐसे भी पूछते हैं कि ऑल्ट कंट्रोल C से क्या होता है MS वर्ड में, तो आंसर है ये कॉपीराइट सिंबल को क्रिएट कर देती है ना। उल्टा भी पूछ लेते हैं। नेक्स्ट, डैश एक्ट एज एन इंटरमीडिएट और मिडलमैन बिटवीन अ यूजर एंड द वेबसाइट दे ब्राउज। उपयोगकर्ता और उनके द्वारा ब्राउज की जाने वाली वेबसाइट के बीच मध्यस्थ या मध्यस्थ के रूप में कार्य करता है, इसे क्या बोलते हैं? वेरी इंपॉर्टेंट और बहुत आसान। कह रहा है वेबसाइट तक पहुंचने के लिए, सर्वर और वेबसाइट तक पहुंचने के लिए बीच में किसका यूज किया जाता है? प्रॉक्सी सर्वर का। ये क्या होता है जरा देखिएगा। प्रॉक्सी किसको बोलते हैं? कई बार आप अगर स्कूल नहीं जाते होंगे या कॉलेज नहीं जाते होंगे और अपने दोस्त से कह देते हैं कि भाई मेरी जगह पर तुम अटेंडेंस लगा देना, दैट इज कॉल्ड अ प्रॉक्सी, है ना। उसने आपकी अटेंडेंस लगा दी, इसे बोला जाता है प्रॉक्सी। अब क्या है प्रॉक्सी? यानी सबसे ज्यादा इंटरनेट पर अगर किसी को खतरा है तो वो है सर्वर को। सर्वर से पहले एक दूसरा डमी सर्वर लगा दिया जाता है, ताकि अगर कोई अटैक हो तो रियल सर्वर पर ना होकर एक इंटरमीडिएट सर्वर पर किया जाए, एक मिडलमैन सर्वर पर किया जाए, ताकि पता लगा लिया जाए कि अच्छा अटैक हो गया है। अब इससे पहले कि वो रियल सर्वर पर अटैक करे, उसी के सर्वर को हैक कर लो, दैट इज कॉल्ड अ प्रॉक्सी सर्वर। समझ गए ना? अपना हम शक्ल बना दो, है ना। अगर आपको बहुत ज्यादा खतरा है किसी से, तो बढ़िया तरीका क्या है? किसी एक पर्सन को लाओ, उसकी प्लास्टिक सर्जरी करवाओ, अपनी शक्ल उसको दे दो, है ना। उससे कहो इतने खोखे ले लो मेरी तरफ से, मुझे है जान का खतरा, तुम घूमो आराम से, है ना। तो इससे क्या होगा कि जो अटैक करने वाला होगा, क्या वो आपको अटैक करेगा? नहीं,
वो उस पर्सन पर अटैक करेगा जो आप ही की शक्ल का होगा। गेटिंग द पॉइंट? तो दिस इज अ टाइप ऑफ अ प्रॉक्सी सर्वर। नेक्स्ट, अ डिजिटल इमेज इज मेड अप ऑफ थाउजेंड्स ऑफ डैश। एक डिजिटल छवि हजारों से मिलकर बनती है क्या? पिक्सल्स। कह रहा है कोई भी इमेज जो है वो किससे मिलकर बनती है? पिक्सल से मिलकर बनती है। लेकिन एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो क्या, कि पिक्सल की फुल फॉर्म क्या होती है? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ पिक्सल? द आंसर इज पिक्चर एलिमेंट। पिक्सल स्टैंड्स फॉर पिक्चर एलिमेंट, है ना। एक जो पिक्चर होती है वो छोटे छोटे डिजिटल इमेजेस का कॉम्बिनेशन है, दैट इज कॉल्ड अ पिक्सल, और इसकी फुल फॉर्म क्या है दोस्तों? पिक्चर एलिमेंट है। नेक्स्ट, बाय डिफॉल्ट जीमेल लेट्स यू टू अनडू अ सेंट ईमेल फॉर अप टू डैश। मान लीजिए कि आपने जीमेल पर कोई मेल भेजा, क्या आप उसको वापस मंगवा सकते हैं कि सामने वाला ना देखे और आपके पास में आ जाए? क्या ये पॉसिबल है? हाँ या ना? डिफॉल्ट रूप से जीमेल आपको भेजे गए ईमेल को डैश तक पूर्ववत करने की सुविधा देता है। जी हां, आप उसको अंडू कर सकते हैं, आप उसको वापस मंगवा सकते हैं, लेकिन बाय डिफॉल्ट 5 सेकंड की मोहलत वो देता है। देखिएगा, कभी आपने मेल अगर सेंड किया हो तो आप तुरंत देखिए उस पर अंडू करने का नीचे ऑप्शन आता है, लेकिन मात्र 5 सेकंड के लिए। क्या इस 5 सेकंड को आप बदल सकते हैं? बाय डिफॉल्ट तो 5 सेकंड होता है, लेकिन आप इसको बदल सकते हैं। आप इसको 5 सेकंड से 10 सेकंड, 20 सेकंड और 30 सेकंड तक भी बदल सकते हैं, है ना। ये याद रखना। बढ़िया ये होता है कि आप सेटिंग्स में जाएं और वहां पर ये जो सेटिंग होती है अंडू सेंड की, उसको 30 सेकंड कर दें, क्योंकि 5 सेकंड तो बहुत जल्दी हो जाएंगे, 30 सेकंड में आपको अंडू करने का काफी लंबा समय मिल जाता है ना। जिसमें अगर आप भूल गए कि आपने कोई अटैचमेंट नहीं अटैच किया या कुछ गलत लिख दिया, है ना। कई बार ऐसा होता है ना कि बाद में याद आता है, अरे शिट, अटैचमेंट तो अटैच ही नहीं किया, और लिख दिया काइंडली फाइंड द अटैचमेंट। अटैचमेंट है ही नहीं। सामने वाला कहेगा क्या भाई, मेल तो भेजा, अटैचमेंट है ही नहीं, है ना। तो आप इसको 5 सेकंड से बढ़ाकर 10, 20, 30 सेकंड भी कर सकते हैं अंडू करने के पॉइंट को, लेकिन बाय डिफॉल्ट ये कितना होगा? 5 सेकंड। नेक्स्ट, नेम द रिसेंटली लॉन्च इंस्टाग्राम टेक्स्ट बेस्ड कन्वर्जन ऐप। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन। सोशल नेटवर्किंग से क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। बताइए, हाल ही में लॉन्च किए गए इंस्टाग्राम के टेक्स्ट आधारित वार्तालाप ऐप का नाम बताइए, जो अभी हाल ही में लॉन्च किया गया। बताइए, इंस्टाग्राम के द्वारा। थ्रेड। वेरी गुड, है ना। तो ये थ्रेड किसका है? इंस्टाग्राम की ही सर्विस है। नेक्स्ट, डैश डज नॉट नीड अ होस्ट टू रेप्लीकेट फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर एंड डैश रिक्वायर होस्ट फॉर स्प्रेडिंग। डैश को एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में प्रतिलिपि बनाने के लिए होस्ट की आवश्यकता नहीं होती, और डैश को फैलने के लिए होस्ट की आवश्यकता होती है। सोचो जरा, डज नॉट नीड अ होस्ट, होस्ट की कोई रिक्वायरमेंट नहीं, कोई इंसान की रिक्वायरमेंट नहीं। कौन होगा ये? अपने आप जो काम करेगा, वॉर्म होगा। और जिसे होस्ट की रिक्वायरमेंट होगी, सहारा लेना होगा किसी का, वो वायरस होगा। यानी पहले में वॉर्म और दूसरे में वायरस। समझ में आया? डज नॉट नीड अ होस्ट, जिसे किसी का सहारा नहीं चाहिए। वॉर्म, कोई ह्यूमन इंटरवेंशन नहीं, कोई ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट नहीं। वॉर्म और ह्यूमन की इन्वॉल्वमेंट हो, दैट इज वायरस। क्लियर है? नेक्स्ट, डैश नीड ह्यूमन एक्शन टू रेप्लीकेट एंड डैश डज नॉट नीड ह्यूमन एक्शन टू रेप्लीकेट, है ना। एक अलग तरीके का, लगभग वैसे ही क्वेश्चन। डैश को दोहराने के लिए मानवीय क्रिया की आवश्यकता है और डैश को दोहराने के लिए मानवीय क्रिया की आवश्यकता नहीं है। ह्यूमन एक्शन किस में रिक्वायरमेंट होता है? वायरस में। और किस में ह्यूमन एक्शन नहीं चाहिए? नो नीड, डज नॉट नीड, वॉर्म में। यानी पहले में वायरस और दूसरे में वॉर्म, यानी ऑप्शन 1 इज द राइट वन। बहुत बढ़िया, कर पा रहे हैं ना क्वेश्चंस को? कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है ना? वेरी गुड। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द पॉपुलर ओपन सोर्स ऑफिस सूट। निम्नलिखित में से कौन सा एक लोकप्रिय ओपन सोर्स ऑफिस सूट है? ओपन सोर्स का मतलब एक ऐसा सॉफ्टवेयर जिसमें कोड को हम देख पाए, एडिट कर पाए, चेंजेस कर पाए। ओपन सोर्स। एमएस ऑफिस क्या ओपन सोर्स है? जी नहीं। आई वर्क एप्पल का? जी नहीं। गूगल डॉक गूगल का? जी नहीं।
लिब्रा ऑफिस, यस, यही पॉपुलर ओपन सोर्स है, ओपन ऑफिस द्वारा बनाया गया, दैट इज लिब्रा ऑफिस। लिब्रा ऑफिस में क्या क्या है ना, ये द डॉक्यूमेंट फाउंडेशन, ये बोला जाता है लिब्रा ऑफिस, ये इसके सॉफ्टवेयर है। यस, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द पॉपुलर ओपन सोर्स प्रोग्रामिंग लैंग्वेज? निम्नलिखित में से ऐसी कौन सी लोकप्रिय ओपन सोर्स प्रोग्रामिंग भाषा है? ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो कि फ्री है, कोड को देख सकते हैं, बदल सकते हैं, दैट इज पाइथन, जावा, सी प्लस प्लस, सी शार्प या विजुअल बेसिक। करेक्ट आंसर इज पाइथन, है ना। कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ओपन सोर्स है? पाइथन। द डैश इज एन एग्जाम्पल ऑफ सिंप्लेक्स डिवाइस। कह रहे डैश एक सिंप्लेक्स डिवाइस का उदाहरण है। हम जानते हैं सिंप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स, फुल डुप्लेक्स, 3 मोड ऑफ कम्युनिकेशन होते हैं नेटवर्किंग में। सिंप्लेक्स डिवाइस का मतलब कीबोर्ड या माउस, है ना, दैट इज कॉल्ड अ सिंप्लेक्स डिवाइस। हाफ डुप्लेक्स का मतलब वॉकी टॉकी, और फुल डुप्लेक्स का मतलब आपकी वीडियो कॉल्स, टेलीफोन लाइंस, है ना, दीज आर कॉल्ड, या लाइव चैटिंग, दीज आर कॉल्ड द फुल डुप्लेक्स मोड ऑफ कम्युनिकेशन। वेरी गुड। व्हाट इज द नेम ऑफ द माइक्रोसॉफ्ट डिजिटल असिस्टेंट? माइक्रोसॉफ्ट के डिजिटल असिस्टेंट का नाम बताइए। सिरी, बिक्सबी, एलेक्सा, कोर्टाना या चैट जीपीटी? माइक्रोसॉफ्ट का वर्चुअल असिस्टेंट या डिजिटल असिस्टेंट दोस्तों कौन सा है? कोर्टाना, जिसको बदल के को पायलट भी कर दिया गया है ना, 2 चुके हैं। कोर्टाना भी याद रखिएगा और को पायलट भी याद रखिएगा। आई एम कोर्टाना, है ना, एक तो ये, और दूसरा हेलो को पायलट, जो एमएस ऑफिस के साथ में मिल रहा है, को पायलट, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट के साथ को पायलट, है ना। तो फर्स्ट वन इज कोर्टाना, सेकंड इज को पायलट। माइक्रोसॉफ्ट के वर्चुअल असिस्टेंट, डिजिटल असिस्टेंट या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी बोल सकते हैं। बॉट, चैटबॉट या वर्चुअल असिस्टेंट की बात करें तो पहला चैटबॉट है एलिजा, है ना, द फर्स्ट चैटबॉट इज एलिजा। ओपन एआई, चैट जीपीटी, गूगल के द्वारा बनाया गया। बार्ड, जिसका नाम बदल के क्या हो चुका है, जेमिनी। माइक्रोसॉफ्ट का कोर्टाना या कोपायलट, अमेजॉन का एलेक्सा, सैमसंग का बिक्सबी और एप्पल का सिरी, है ना, ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट चैटबॉट पहला एलिजा, ओपन एआई कंपनी ने बनाया, चैट जीपीटी, गूगल बार्ड या जेमिनी, माइक्रोसॉफ्ट कोर्टाना या कोपायलट, अमेजॉन एलेक्सा, सैमसंग का बिक्सबी और एप्पल का सिरी। नेक्स्ट, विच प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज बेस्ट चॉइस फॉर डेवलपमेंट ऑफ एआई? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बनाने के लिए सबसे बेस्ट लैंग्वेज कौन सी है? पाइथन, जावा, डॉटनेट, मैटलैब या ऑल ऑफ दीज? बहुत बढ़िया, आपकी पार की नजर और निर्मा सुपर। द करेक्ट आंसर इज पाइथन। सबसे बढ़िया लैंग्वेज अगर कोई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए बनी है तो वो है आपकी पाइथन। पाइथन वॉज इन्वेंटेड इन लेट 1980s। इसे कब बनाया गया? 1980 के दशक में बनाया गया। किसके द्वारा? ग्यूडो वैन रोसुम के द्वारा, इनके द्वारा। नमस्कार अंकल जी, कैसे हैं आप? है ना, ग्यूडो वैन रोसुम, क्या नाम है आपका? और कब बनाया? 1980 के दशक में। क्या? पाइथन लैंग्वेज, जो किसके लिए बनी? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए बेस्ट लैंग्वेज है, दैट इज पाइथन। नेक्स्ट, द फर्स्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वाज कॉल्ड? एआई प्रोग्रामिंग में जो सबसे पहली लैंग्वेज है उसका नाम क्या है? लिस्प। लिस्ट प्रोसेसिंग पहली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। वेरी गुड। दिस एड्रेस डज नॉट ऑल्टर और चेंज विद द पासिंग टाइम इन कंप्यूटर नेटवर्किंग। कह रहे कंप्यूटर नेटवर्किंग में यह पता गुजरते समय के साथ बदलता नहीं है। जल्दी से बताइए, वो एड्रेस जो चेंज नहीं होता बदलते समय के साथ। आईपी एड्रेस, लॉजिकल एड्रेस, मैक एड्रेस, ऑल ऑफ दीज या नन ऑफ दीज? आईपी एड्रेस को ही लॉजिकल एड्रेस बोलते हैं या वर्चुअल एड्रेस बोलते हैं, याद है ना? मैक एड्रेस मीडिया एक्सेस कंट्रोल एड्रेस, जो एनआईसी कार्ड के ऊपर होता है। कौन सा बदलता नहीं है? आईपी एड्रेस तो बदल जाता है डेमोग्राफी के अकॉर्डिंग,
मैक एड्रेस नहीं बदलता। लेकिन क्या मैक एड्रेस बदल सकता है? हां, अगर एनआईसी कार्ड को बदल दिया जाए तो मैक एड्रेस बदल जाता है। लेकिन हम मान के ये चलते हैं कि ऐसा कोई करेगा नहीं, है ना। लेकिन बदलना चाहे तो बदल सकते हैं। लेकिन एग्जाम में पूछा जाए कि कौन सा नहीं बदल सकता, तो ये मत कहिएगा सचिन सर ने कहा है, नहीं बदल तो सकता है मैक एड्रेस भी, है ना। तो मैक एड्रेस को जनरली नहीं बदलते। क्लियर? मैक एड्रेस कितने बिट का होता है? 48 बिट का। वेरी गुड। आईपी एड्रेस कितने होते हैं? 2। IPv4 IPv6। IPv4 कितने बिट का? 32 बिट। IPv6 128 बिट। IPv4 डेसिमल फॉर्मेट में, IPv6 हेक्साडेसिमल फॉर्मेट में, मैक एड्रेस भी हेक्साडेसिमल फॉर्मेट में। अरे छा गए आप, छा गए, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट, अ मीडिया एक्सेस कंट्रोल एड्रेस इज डैश डिजिट लॉन्ग एंड इज मेड अप ऑफ डैश नंबर्स। बताओ मैक एड्रेस किस लेयर पर काम करता है? पहले तो ये बता दो। क्या? डेटा लिंक लेयर। वाह वाह वाह, क्या बात है, बहुत बढ़िया। तो मैक एड्रेस किस पर काम करेगा? डेटा लिंक लेयर पर। आईपी एड्रेस किस पे काम करेगा? नेटवर्क लेयर पर। बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही। तो कह रहे हैं मैक एड्रेस इज डैश डिजिट लॉन्ग। कितने डिजिट का होता है? 12 डिजिट का। बिल्कुल सही। और ये किस फॉर्म में होगा? हेक्साडेसिमल, यानी 12 और हेक्साडेसिमल यानी 4। बिल्कुल सही किया आपने विचार, यानी ऑप्शन 4 इज द राइट वन, ऑप्शन 4 इज द राइट वन। हो गए 60 क्वेश्चन। कैसा लगा आपको ये सेशन? जरा बताइएगा भी। और साथ में मैक एड्रेस के बारे में कुछ छोटी छोटी मगर मोटी बातें ये भी सुनते जाइए। इधर आओ। मैक एड्रेस 12 डिजिट का होता है हेक्साडेसिमल के फॉर्मेट में, एनआईसी कार्ड के ऊपर होता है, डेटा लिंक लेयर पर काम करता है। इसे फिजिकल एड्रेस या ईथरनेट एड्रेस या फिर बर्न्ड इन एड्रेस के नाम से भी जाना जाता है। बर्न्ड इन का मतलब जो जलाया जाता है एनआईसी कार्ड के ऊपर, है ना, ऐसा बोलते हैं, बर्न इन एड्रेस। ये 48 बिट का होता है। या अगर बाइट में पूछें तो 8 से डिवाइड कर देना, यानी 6 बाइट। 48 बिट बोले या 6 बाइट बोले, बात एक ही है। और इस तरीके से होता है, पहले 6 डिजिट OUI ऑर्गेनाइजेशनल यूनिक आइडेंटिफायर, और बाकी के 6 डिजिट एनआईसी कंट्रोलर, नेटवर्क इंटरफेस कंट्रोलर के नाम से जानते हैं। बल्ले बल्ले। और ये रहा आज के सेशन का क्वेश्चन नंबर 61, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। क्या है ये क्वेश्चन? स्पीड ऑफ इंटरनेट कनेक्शन इज मेजर्ड इन। इंटरनेट कनेक्शन की गति को किसमें नापा जाता है, किसमें मापा जाता है? गीगाहर्ट्ज, साइकिल पर सेकेंड, PPM, MBPS या RPM? या आता है बताएंगे नहीं, है ना। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? वेरी वेरी फेमस क्वेश्चन। इंटरनेट की स्पीड को किसमें मेजर करते हैं, है ना। अगर आता है तो जरूर बताइएगा, और अगर नहीं आता तो लिख दीजिए नहीं आता, या आता है बताएंगे नहीं, है ना, ये भी लिख सकते हैं। तो कैसा लगा दोस्तों आज का सेशन? पसंद आया हो तो लाइक जरूर करिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करिएगा। साथ ही साथ अगर कंप्यूटर का कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं, बेसिक से पूरा एडवांस लेवल तक, टॉपिक वाइज कॉन्सेप्ट, टॉपिक वाइज MCQs, टॉपिक वाइज वीडियोस, है ना, ऐसे पढ़ना चाहते तो आप जुड़ जाइएगा इस कोर्स से, और फिर बल्ले बल्ले ज्वाइन कर लीजिएगा। ज्वाइन करने के लिए अरोड़ा एजुकेटर एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लीजिएगा गूगल प्ले स्टोर या iOS स्टोर की मदद से। कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन है, कुछ पूछना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, है ना। बाकी कैसा लगा सेशन आपको? क्या आपकी राय है, कैसा फीडबैक है, एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मुझे बेहद इंतजार रहेगा आपके कमेंट्स का। एग्जाम में पेशेंस, कूल डाउन होके कॉन्फिडेंस के साथ में उतरिएगा, है ना। आर या पार की लड़ाई है। बहुत मेहनत करिए आपने, सब कुछ आपको आता है, और आपसे ज्यादा किसी ने पढ़ा नहीं होगा। बस इसी कॉन्फिडेंस के साथ में जाइएगा, ज्यादा बातचीत नहीं, अपने पे फुल फोकस, यही मूल मंत्र है एग्जाम को क्रैक करने का। दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय एंड टेक केयर।